हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का मैथकेम क्लासेस यूट्यूब चैनल पर। आज इस वीडियो में हम लोग CSIR नेट केमिकल साइंस के जो टॉपिक है फिजिकल केमिस्ट्री का स्टैटिस्टिकल थर्मोडायनेमिक्स के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर में जितने भी उसके क्वेश्चंस आए हुए हैं उनका आज हम लोग डिटेल्ड वीडियो सोल्यूशन इस वीडियो में डिस्कस करने जा रहे हैं। तो स्टैटिस्टिकल थर्मोडायनेमिक्स टॉपिक है, एग्जाम है CSIR नेट केमिकल साइंस का। उसके प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस में पेपर्स में जितने भी क्वेश्चंस आए हुए हैं इस टॉपिक के उनको आज हम लोग इस वीडियो में सॉल्व करने वाले हैं। तो आप सभी का स्वागत है मैथकेम क्लासेस के यूट्यूब चैनल पर। मैं उम्मीद करता हूं कि आप सभी लोग अभी एग्जाम देने वाले होंगे अपना CSIR नेट का। तो आप जो CSIR नेट का एग्जाम देने वाले हैं तभी आपने PYQ देखना स्टार्ट करी होगी, या फिर हो सकता है कि आप तैयारी कर रहे होंगे और तैयारी के दौरान आपने ये टॉपिक जब कंप्लीट किया होगा तो उसके बाद आप अपना PYQ करने सॉल्व करने आए होंगे। तो दोनों ही सिनेरियो में ये है कि आपने स्टैट कुछ तो पढ़ी होगी ना, तभी आप PYQ सॉल्व करने आए होंगे। बट अगर आप में से कुछ लोग ऐसे भी हैं जो लोग सिर्फ PYQ ही सॉल्व करने आ गए हैं बिना थ्योरी के, तो वहां पर थोड़ी सी समस्या है। कुछ ना कुछ इस टॉपिक का जरूर पहले पढ़ लीजिए तभी PYQ सॉल्व करिए। तो उसके लिए आप कम से कम क्या कर लीजिए, जीरो टू हीरो नाम की एक प्लेलिस्ट है इसी यूट्यूब चैनल पर, उसमें जाकर स्टैटिस्टिकल थर्मोडायनेमिक्स की रिवीजन क्लास जरूर देख लीजिए। बाकी सब लोगों ने, जिन लोगों ने थोड़ा बहुत पढ़ रखा है, वो लोग हम लोग मिलकर क्वेश्चन सॉल्व करना स्टार्ट करते हैं। हम लोग को क्या करना है इस वीडियो में कि क्वेश्चन जब भी आएगा तो वीडियो पॉज करनी है, खुद सॉल्व करना है और फाइनल आंसर निकालना है। फिर उसके बाद उसको टिक लगाना है, ये ABCD में से C आंसर है, और उसके बाद चेक करना है वीडियो में। ठीक है, ये बात आप सभी को करनी है। इसके अलावा देखिए, अभी कुछ दिनों पहले ही मैथकेम क्लासेस के यूट्यूब चैनल पर हम लोगों ने एक वीडियो डाली थी, दैट वाज द कंप्लीट फिजिकल केमिस्ट्री, जो कि वन शॉट में कराई गई थी CSIR नेट केमिकल साइंस के एग्जाम को ध्यान में रखते हुए। इसमें मैंने जब आपको स्टैट पढ़ाना स्टार्ट करी थी, तो स्टैट पढ़ाने से पहले मैंने इसमें आपको उसके जो थ्योरी है उसको रिवाइज करा दिया था। ठीक है, तो अगर आपने ये वीडियो नहीं देखी है, उसका स्टैटिस्टिकल का पार्ट 35 to 40 मिनट्स का है, लेकिन वो बहुत बढ़िया है। ठीक है, तो उसको आप लोग जरूर देख लीजिएगा अगर आपने नहीं देखा है। ठीक है, 2x पे करके देख लेना। आप पढ़ तो रखा ही होगा अगर आपने, तो फिर आपको और जल्दी हो जाएगा, 20 मिनट लगेंगे और बढ़िया बढ़िया चीजें आपको रिवाइज हो जाएंगी। तो उसको मैं एक बार आपको फिर से दिखा दे रहा हूं। स्टैटिस्टिकल थर्मोडायनेमिक्स के इंपॉर्टेंट टॉपिक्स आप पहले समझ लेंगे, क्योंकि क्वेश्चन प्रैक्टिस करने से पहले फॉर्मूले एक साथ लिख लो तो अच्छा रहता है। मैं 11 12 से हम लोग ऐसे ही पढ़ते आ रहे हैं। तो ट्रांजिशनल पार्टीशन फंक्शन का टेम्परेचर पर डिपेंडेंस, वाइब्रेशनल पार्टीशन फंक्शन का टेम्परेचर पर डिपेंडेंस और रोटेशनल पार्टीशन फंक्शन का टेम्परेचर पर डिपेंडेंस लीनियर और नॉन लीनियर के केस में आपको पता होना चाहिए। ट्रांजिशनल पार्टीशन फंक्शन जो होता है वो V अपॉन ये, इसको जो ये उल्टा V बना हुआ है, इसे लैम्डा गामा कुछ भी बोल सकते हो आप, इसको थर्मल वेवलेंथ बोलते हैं। क्या बोलते हैं? थर्मल वेवलेंथ बोलते हैं, क्योंकि इसकी जो यूनिट होती है वो क्या होती है, दैट इज इक्वल टू मीटर। ठीक है, तो थर्मल वेवलेंथ डायरेक्टली आपको देता है और ट्रांजिशन पार्टीशन फंक्शन पूछता है आपसे एग्जाम में। सैक्यूटेट्रोड इक्वेशन का आपको ये जो टर्म है ये पूरा ध्यान रखना होगा मोनो एटॉमिक गैसेस के लिए, NKB, और यहां पर 5/2 ln V/n 2 m kBT/h² की पावर 3/2 है यहां पर। ठीक है, ये बात आपको क्लियरली ध्यान में रखनी है। इसके बाद थोड़ा सा आगे बढ़ा लेते हैं, यहीं पे मैं आपको कुछ चीजें समझा रहा हूं लगातार। ठीक है, हाँ, आगे के पॉइंट्स क्या हैं, आगे के पॉइंट्स भी देख लीजिए। मॉलिक्यूलर पार्टीशन फंक्शन जब भी निकालना होता है तो उसके लिए पहले आप एक पार्टिकल के लिए पार्टीशन फंक्शन निकालते हैं उसका, और उसके बाद कैनोनिकल पार्टीशन फंक्शन में क्या करते हैं, जितने नंबर ऑफ पार्टिकल्स हैं उतनी आप पावर चढ़ा देते हैं। इंटरनल एनर्जी निकालने के लिए भी ये फॉर्मूला बहुत इंपॉर्टेंट है, अगर आपने अभी तक नहीं देखा है तो इसको आप पक्का रिवाइज करके रखिए। क्या है ये कि इंटरनल एनर्जी इक्वल टू क्या होता है। देखो, आपने पहले तो एक पार्टिकल के लिए पार्टीशन फंक्शन निकाला, उसके बाद पूरे सिस्टम के लिए कैनोनिकल पार्टीशन फंक्शन निकाला, Q की पावर n, दैट इज कैपिटल Q। अब यहां से आपको अगर इंटरनल एनर्जी निकालनी हो तो आपको क्या करना पड़ेगा, kBT² और इसका ln लेके dt से क्या करो, डिफरेंशिएट कर दो। या फिर एक और तरीका है, आप इस ln Q का सीधा डिफरेंशियल लो। अगर ये ln Q किस टर्म में लिखा हो, बीटा के टर्म में लिखा हो, ठीक है, तो इस Q का ln लो और इसको बीटा के रेस्पेक्ट में ही डिफरेंशिएट करके माइनस लगा दो, तब भी आपको क्या होता है, इंटरनल एनर्जी का फॉर्मूला मिल जाता है। इंटरनल एनर्जी का जो भी आंसर आता है उसको अगर आप फिर से टेम्परेचर से डिफरेंशिएट कर देते हैं तो हमको CV मिल जाती है। बाकी एंट्रोपी का अगर आपसे पूछ ले, कभी पूछा नहीं है, दैट इज इक्वल टू KB ln Q प्लस E/T है ये, आई थिंक, अगर मैं रॉन्ग नहीं हो तो। ठीक है, इसको ये देखिए, हाँ, E/T है, यहाँ पे माइनस डेल ln Q अपॉन dB भी होता है यहाँ पे। ठीक है, तो ये आपने देख लेना है जिन लोगों ने नहीं देखा हुआ है। ठीक है, इसके बाद और तो इसमें कुछ है नहीं।
ठीक है, मैं फॉर्मूला एक बार मैं आपको रिवाइज करा दे रहा था, पवन सर भी आ गए, कोई बात नहीं, ठीक है। तो ये अपना मेन पार्ट था। इस वीडियो को आप लोग जरूर देख लेना, जिन लोगों ने देख रखा है अच्छी बात है। आगे कंटिन्यू करते हैं, अपने लेक्चर में वापस आते हैं, पहले क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं, ठीक है। फर्स्ट क्वेश्चन ले लेते हैं अपना, ये हो गया अपने पास, यहाँ आ गया। अब देखो, इसको स्टार्ट करने से पहले जो लोग अगर मान लीजिए अभी इस बार एग्जाम दे रहे हैं, तो एग्जाम देने के बाद भी आप ये बात ध्यान रखिएगा, ठीक है। अगर आप CSIR नेट दिसंबर 2024 का प्रिपरेशन करना चाहते हैं बिल्कुल जीरो से, तो उसके लिए मैटकेम क्लासेस का नया बैच स्टार्ट हुआ है। उस पर अभी मैटकेम क्लासेस की 6th एनिवर्सरी हुई है, 6 जुलाई 2024 को, 6 जुलाई 2018 में स्टार्ट हुई थी मैटकेम क्लासेस। तो 6 साल पूरे हुए हैं, जिसके लिए एक एनिवर्सरी ऑफर चल रहा है। और R2 बैच जो है ये 10 जुलाई से स्टार्ट हुआ है। 18 जुलाई को इसकी अगली ओरिएंटेशन क्लास है, जो कि मैटकेम क्लासेस के ऐप पर फ्री है। उसको अगर आप देखेंगे तो उस 18 जुलाई के बाद से एक तरीके से ये बैच स्टार्ट होगा, R2 बैच। तो दिसंबर 2024 की तैयारी करना चाहते हैं, या फिर जून 2025 की तैयारी करना चाहते हैं, या फिर गेट केमिस्ट्री 2025 की तैयारी करना चाहते हैं, इन तीनों के लिए ही 3 R1 बैच है। फ्लैट 50% का डिस्काउंट है। डिस्क्रिप्शन में डेमो क्लासेस का लिंक है, एक बार चेक जरूर कर लेना, ठीक है। चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है आपका, कंसीडर अ टू लेवल एनर्जी सिस्टम, कंसीडर अ टू लेवल एनर्जी सिस्टम at thermal equilibrium, two level energy system at thermal equilibrium, the ratio of excited state population to ground state population are this at this temperature respectively. The energy gap between the two levels is closest to, और किस यूनिट में बताना है, 10⁻⁻21 जूल की यूनिट में बताना है। केबी की जो वैल्यू है वो दे रखी है, और दो टेम्परेचर पर क्या दे रखा है, रेशियो ऑफ एक्साइटेड स्टेट पॉपुलेशन टू ग्राउंड स्टेट पॉपुलेशन। और सिस्टम के बारे में बता रखा है, 2 एनर्जी लेवल सिस्टम है, एनर्जी नहीं पता है। तो कभी भी स्टैटिस्टिकल थर्मोडायनेमिक्स में आपके सामने कोई क्वेश्चन आता है, तो उसमें अगर आप पार्टीशन फंक्शन की तरफ ध्यान देखें, पार्टीशन फंक्शन आपको बनाना है, तो कितने लेवल एनर्जी सिस्टम है, सबसे पहले आपको यह पता होना चाहिए। आपने देखा कि 2 लेवल एनर्जी सिस्टम है। पूछ क्या रहा है, इनके बीच का एनर्जी गैप ही पूछ रहा है। तो आप पहले वाले को 0 मान सकते हैं, ठीक है, रेफरेंस के लिए, कि पहले की एनर्जी 0 है और दूसरे की एनर्जी E है, ये आप मान लीजिए। तो इनके बीच का जो एनर्जी डिफरेंस का गैप होगा वो कितना हो जाएगा, E हो जाएगा। यू कैन स्टार्ट योर क्वेश्चन विद दिस, ठीक है। जब आपको दोनों स्टेट्स की डीजेनरेसीज ना दे रखी हो, तो आपको डीजेनरेसी 1 मान के रखनी होती है, ठीक है। अब इसके बाद रेशियो ऑफ एक्साइटेड स्टेट पॉपुलेशन टू ग्राउंड स्टेट। अब आपको पता है कि आपको फ्रैक्शन ऑफ मॉलिक्यूल इन एनी पर्टिकुलर स्टेट अगर आपसे पूछा जाए, फ्रैक्शन ऑफ मॉलिक्यूल, क्या पूछ रहा है, फ्रैक्शन ऑफ मॉलिक्यूल पूछ लूं, या फिर फ्रैक्शन ऑफ पार्टिकल ही लिखते हैं अधिकतर, तो फ्रैक्शन ऑफ मॉलिक्यूल चलो पूछ लेता हूं। फ्रैक्शन ऑफ मॉलिक्यूल बताइए सब लोग इन ith स्टेट, ये बताइए सब लोग, फॉर्मूला लिखिए अपनी अपनी कॉपी में, ठीक है। तो ये क्या होता है, GI(e⁻⁻ei/kT और डिवाइडेड बाई समेशन ऑफ GI(e⁻⁻ei/kT, ठीक है। तो देखो, ये तो होता है टोटल पार्टीशन फंक्शन किसी मॉलिक्यूल का या फिर किसी पार्टिकल का पार्टीशन फंक्शन। और उस पार्टीशन फंक्शंस में से उस स्टेट का जो पार्ट होता है, उनको अगर आपस में डिवाइड कर दो इस तरीके से, तो ये फ्रैक्शन मिल जाता है, ठीक है। अब 2 स्टेट्स में पॉपुलेशन का रेशियो अगर निकालना हो, तो इसी तरीके से 2 स्टेट्स का रेशियो निकालने के लिए आप क्या करेंगे, दोनों की जो ये फ्रैक्शन है ना, उनको डिवाइड कर देंगे आपस में, कि पहली स्टेट में फ्रैक्शन कितना है और दूसरी स्टेट में फ्रैक्शन कितना है, इनको आपस में डिवाइड कर दीजिए। उसने यही आपको दे रखा है, क्या दे रखा है, रेशियो ऑफ एक्साइटेड स्टेट पॉपुलेशन टू ग्राउंड स्टेट। तो इसका मतलब है ये रेशियो ऑफ किसका, एक्साइटेड स्टेट का, किससे, रेशियो ऑफ ग्राउंड स्टेट से, ये दे रखा है, ठीक है। तो इन दोनों के फ्रैक्शन को डिवाइड करोगे तब ये रेशियो मिलता है। तो रेशियो ऑफ एक्साइटेड स्टेट पॉपुलेशन टू द ग्राउंड स्टेट पॉपुलेशन इज 0.5 एट 600 केल्विन। तो ये एक ही कंडीशन यूज कर लो, सॉल्व हो जाएगा क्वेश्चन। तो ये इक्वल टू किसके होना चाहिए, देखिए एक्साइटेड स्टेट के लिए डीजेनरेसीज इन लोगों ने दे नहीं रखी है, तो डीजेनरेसीज 1 मान के रखेंगे दोनों को, तो डीजेनरेसी का काम खत्म ही हो गया। e⁻⁻ एक्साइटेड स्टेट की एनर्जी आपने E मान रखी है, तो E/kT हो जाएगा। और ग्राउंड स्टेट की एनर्जी आपने, देखो इसमें समेशन ओवर GI(e⁻⁻ei/kT भी होगा, लेकिन वो क्या होगा, कट जाएगा। इसमें भी यही होगा, e⁻⁻0 हो जाएगा नीचे वाले के लिए तो। और यहां पर टोटल पार्टीशन फंक्शन जब आप लिखेंगे तो GI(e⁻⁻ei/kT, तो ये दोनों चीजें तो आपस में कट ही हो जाएंगी, ठीक है।
तो e की पावर माइनस ई बाई के टी अपॉन ई की पावर 0, ये आपको मेनली देखने को मिलेगा। और इसकी रेशियो की वैल्यू 1/2 दे रखी है, 0.5 है ना, 1/2 दे रखी है। किस टेम्परेचर पर? 600 केल्विन टेम्परेचर पर। तो यहां पर आप क्या करेंगे, सीधा इसको यहां पे, इसको मैं पूरा सही से लिख देता हूं, आसान शब्दों में लिख देता हूं। यहां पे हो गया e की पावर माइनस ई बाई के टी, और यहां पर हो गया e की पावर माइनस 0। तो e की पावर माइनस 0 एक्चुअली 1 ही हो गया, ठीक है, 1 ही हो गया। तो ये पार्ट भी आपका गया, ठीक है। ये आ गया सीधा डायरेक्टली यहां से 1/2 इक्वल टू दिस। नेचुरल लॉग ले लीजिए, तो ये हो जाएगा ln 1/2 का ln हो जाएगा माइनस ln2 इज इक्वल टू ln e की पावर समथिंग हो तो ln e गायब हो जाता है, वो e की पावर वाला आगे जाता है, और ln e की वैल्यू 1 हो जाती है, ठीक है। तो यहां से माइनस e बाई के टी आपका ये जो पार्ट होगा ये बाहर आ जाएगा। अब देखो, बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है, बहुत छोटा सा पार्ट है, लेकिन कई बार सिली मिस्टेक्स होती हैं क्वेश्चन पेपर में आपसे जाके, अगर आप प्रैक्टिस करके नहीं जाते हैं। क्या होता है, कई बार आप क्वेश्चन पेपर सॉल्व करना स्टार्ट करते हैं और जी ई की पावर माइनस लगाना भूल जाते हैं, ठीक है। तो माइनस लगाना जरूरी है, ये ध्यान रखना है आपको, इस वजह से ये माइनस बाहर आया हुआ है, वरना ये माइनस बाहर ना आता, ठीक है। ये इससे आपने इसको कट कर दिया, ln2 की वैल्यू 0.6931, ये सबको बहुत वेल नोन होनी चाहिए एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। ई की वैल्यू निकालनी है, ठीक है। तो इनटू क्या हो जाएगा, देखो ये तो नंबर है, k की वैल्यू क्या दे रखी है 1.38 इंटू 10 की पावर माइनस 23 जूल पर केल्विन, इंटू टेम्परेचर की वैल्यू 600 यूज करनी है आपको, तो 600 केल्विन इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, ई आ जाएगा, और ई ही आपको निकालना है। तो यहां पर 10 की पावर माइनस 21 को अलग करेंगे, तब इन तीनों को मैं मल्टीप्लाई करके दिखा देता हूं आपको, आप खुद भी मल्टीप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। तो ये जो आंसर आएगा ये 5.73 के समथिंग आएगा, ठीक है। मैं मल्टीप्लाई करके दिखा देता हूं एक बार फिर से आपको, ठीक है। आप लोग भी साथ में मल्टीप्लाई करिए। पहले 0.6931 को मल्टीप्लाई कर देते हैं 600 से, 600 से मल्टीप्लाई कर दिया, बच आया जो रिजल्ट है उसको मल्टीप्लाई कर देते हैं 1.38 से, तो अपना आया 573.88। तो ये जो वैल्यू आई है ये आई है 573.88 इंटू 10 की पावर माइनस 23 जूल, क्योंकि केल्विन से केल्विन कैंसिल हो गया, आंसर जो आया वो जूल में आया। ये कह रहा है कि 10 की पावर माइनस 21 जूल के साथ जो वैल्यू आती है वो बताइए। तो भाई -2 को पीछे कर देते हैं, तो ये ऐसे भी लिखा जा सकता है 5.73 इंटू 10 की पावर माइनस 21 जूल, ये हो गया। यही आपसे पूछ रहा है इस यूनिट में 10 की पावर माइनस 21 जूल में, तो 5.73 या फिर 5.74 भी ले सकते हैं, क्योंकि 88 है यहाँ पे, ठीक है। तो क्वेश्चन हो गया, आसान था। अब यहां पर जिन लोगों को समस्या हो कि यार ये वाला पार्ट क्या है, तो कंपाउंड का टोटल पार्टीशन फंक्शन भी आप निकाल सकते हो 0 पॉइंट रेफरेंस को ध्यान में रखते हुए, कि पहले वाले को आपने 0 मान लिया है, तो इसका जो पार्टीशन फंक्शन निकलेगा पहले वाले के लिए, देखो जो पार्टीशन फंक्शन होगा सिस्टम का वो भी मैं दिखा देता हूं। पहले के लिए डीजेनरेसी तो कुछ है नहीं, तो डीजेनरेसी जब कुछ नहीं है तो यहां पे इसका मतलब हो गया 1 इंटू ई की पावर माइनस, पहले वाले को 0 मान रखा है, प्लस 1 इंटू ई की पावर माइनस ई बाई के टी। तो ये जो नीचे समेसन वाला पार्ट है ना, ये ऐसे आएगा, इसकी वैल्यू ये आएगी 1 प्लस ई की पावर माइनस ई बाई के टी, ये आएगी, ठीक है। इस वाले पार्ट की वैल्यू, कुछ लोगों को कंफ्यूजन हो रहा होगा कि ये कैसे आएगा, क्यों आएगा, बट आना नहीं चाहिए अगर आपने पढ़ रखा होता इससे पहले तो, ठीक है। पहला क्वेश्चन दिसंबर 2023 का सिंपल सा था, 4 नंबर आपके पक्के। जून 2023 में देखते हैं, तो कभी 4 नंबर की आती है, कभी 8 की आती है, कभी 12 की भी आती है स्टैट, ठीक है। और ये टॉपिक उन लोगों के लिए है, अब देखो अगर आपने स्टैट देखना शुरू करी है तो इसका मतलब ये है कि आपको फिजिकल में थोड़ा सा डर नहीं लगता है, आपकी मैथ थोड़ी बहुत सही है शायद, ठीक है। या फिर शुरू ही कर लिया है, देख ही रहे हो कि क्या होता है, देखा जाएगा। तो फिजिकल में अगर डर नहीं, देखो है सिंपल सा, इसमें सिर्फ और सिर्फ कहीं कहीं पर थोड़ी थोड़ी डिफरेंशिएशन यूज करनी पड़ती है। अगर वो आपकी पहले से क्लियर है तो वो क्वेश्चन भी आपके सही हो जाते हैं जो किसी के नहीं सही होते हैं। तो ये सिर्फ डेयरिंग का खेल है, बहुत आसान है, सारे के सारे क्वेश्चन आप देखते जाओगे। आपको पेपर में ये टॉपिक जरूर करके आना है, क्योंकि ये आपके 4-4, 8-8 नंबर इस तरीके से बढ़ेंगे जब स्टैट देख करके आओगे, पॉलीमर के सारे क्वेश्चन करके आओगे, सरफेस के सारे क्वेश्चन करके आओगे, तो आपके ऐसे 20-25 क्वेश्चन ऐसे ही बढ़ जाएंगे जो बाकी सबके नहीं बढ़ रहे होंगे, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन जून 2023 में 4 नंबर का, कंसीडर अ 4 नॉन इंटरेक्टिंग हीलियम एटम्स ईच ऑफ विच कैन ऑक्यूपाई 3 एनर्जी लेवल्स, ठीक है। एनर्जी 0 A to A, द नंबर ऑफ माइक्रो स्टेट हैविंग एनर्जी 3 है। तो कितनी स्टेट्स हैं, 3 स्टेट का सिस्टम है ना,
3 एनर्जी लेवल ऑफ एनर्जीज को ऑक्यूपाई कर सकते हैं और कितने हैं 4 He एटम्स हैं, ठीक है, मतलब आइडेंटिकल हैं, सेम टाइप के हैं। तो एक की एनर्जी कितनी है 0 है, दूसरे स्टेट की एनर्जी A है और तीसरी स्टेट की एनर्जी 2A है। कह रहा है कि कितनी माइक्रो स्टेट मतलब कितनी तरीके से अरेंज किया जा सकता है। तो He एटम सेम टाइप के ही हैं, तो यहां पर आप देखिए क्या कर सकते हैं, टोटल एनर्जी आपको कितनी चाहिए 3A चाहिए। तो क्या करना है, 4 पार्टिकल्स को रखना है। तो आप क्या करिए, एक He यहां रख दीजिए, एक He यहां रख दीजिए, तो आपकी 3 एनर्जी हो जाएगी। और उसके बाद 2 He को आप क्या करिए यहां रख दीजिए, क्योंकि 4 He पार्टिकल हैं। तो ये जो स्टेट हुई इसकी टोटल एनर्जी कितनी आ गई, 3A आ गई, ठीक है। एक पार्टिकल इस एनर्जी में तो उसकी एनर्जी इतनी, तो इस तरीके से एनर्जी ऐड कर लिया आपने। दूसरा और क्या तरीका हो सकता है इसके अलावा, इसके अलावा और तरीका क्या हो सकता है कि आप 3 पार्टिकल ए वाले में ही रख दो, तो एक He यहां रह जाए और 3 He एटम्स क्या हो इस स्टेट में रहें, ठीक है, ए वाली में 0A 2A, तो इसकी एनर्जी भी कितनी हो जाएगी 3A हो जाएगी, ठीक। आइडेंटिकल पार्टिकल्स हैं तो उनके अरेंजमेंट और उनका आपस में ऊपर नीचे चेंज करने का कोई मतलब है नहीं, ठीक। इसके बाद क्या बचता है जरा ध्यान से देखते रहिएगा, बिल्कुल नजरों को स्क्रीन पर बनाकर रखिएगा, ठीक है, ईयरफोन्स लगाकर रखिएगा या फिर मतलब ध्यान, मतलब बात को ध्यान से सुनते रहिएगा। ये हो गया, और कुछ बच रहा है अपने पास, और कुछ अपने पास इसके अलावा कोई तरीका नहीं हो सकता है। 2 और 1 मिला के 3 कर सकते हैं, या फिर 1 1 1 3 कर सकते हैं। 2 और 0 में रखेंगे तो 2 का मल्टीपल ही रहेगा, तो सिर्फ 2 तरीके हो सकते हैं। इसका मतलब माइक्रो स्टेट 2 हो सकती हैं। ये दोनों माइक्रो स्टेट्स हैं, ये दोनों क्या है आपकी माइक्रो स्टेट्स हैं। क्लियर इतनी बात, कोई प्रॉब्लम नहीं इसमें। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। ये इसमें ही हम लोगों ने 2 कर दिया, हाँ हो गया, जून 2023 में। इसके बाद ये आपका जून 2022 का पेपर था, ठीक है, इसको आप जून 2022 भी लिख सकते हो। ये जून 2022 का पेपर था जो कि सितंबर में हुआ था, ठीक है। इसमें क्वेश्चन आया था, एक क्या पूछ रहा है आपसे, फॉर अ सिस्टम ऑफ 2 फर्मियोनिक पार्टिकल्स, फॉर अ सिस्टम ऑफ 2 फर्मियोनिक पार्टिकल्स। तो अभी एक क्वेश्चन मैंने प्रीवियस ईयर में भी आया हुआ है, फर्मियंस, बोसॉन्स और क्लासिकल पार्टिकल, इन तीनों के बीच में डिफरेंस आपको पता होना चाहिए। फर्मियंस जो होते हैं वो स्पिन होती है, उनमें स्पिनलेस भी हो सकते हैं, स्पिन वाले भी हो सकते हैं। अगर स्पिनलेस हैं तो वो किसी भी स्टेट में एक से ज्यादा नहीं रह सकते हैं, एक ही रह सकता है एक स्टेट में। अगर हाफ स्पिन है तो इलेक्ट्रॉन्स की तरीके, इलेक्ट्रॉन भी फर्मियन होता है, तो वो एक स्टेट में 2 कपल कर सकते हैं अपोजिट स्पिन के, ठीक है। तो अगर इवन स्पिन है, 1 है 2 है 3 है 4 है स्पिन नंबर फर्मियंस का, तो एक स्टेट में एक ही इलेक्ट्रॉन, एक ही पार्टिकल रखना होता है। अगर हाफ स्पिन है, हाफ ही देता है, 3/2 की वैल्यू नहीं देता। हाफ अगर स्पिन है तो एक स्टेट में 2 रख सकते हैं। बोसॉन्स जो होते हैं वो किसी भी स्टेट में कितने भी रखे जा सकते हैं। और क्लासिकल पार्टिकल तो ABCD की तरीके, आप ये ABCD लिख लिया करो कि ये पहला पार्टिकल A है, दूसरा पार्टिकल B है, तीसरा पार्टिकल C है, और ये समझो कि उन्हीं कैरेक्टर्स को बस सेट करना है, वो एकदम ही डब्बों की तरीके हैं, ठीक है। तो ये मेन डिफरेंस होता है। अब कह रहा है फॉर अ सिस्टम ऑफ 2 फर्मियोनिक पार्टिकल्स, 2 फर्मियोनिक पार्टिकल्स हैं, ठीक है, दैट कैन बी इन एनी वन ऑफ द 3 पॉसिबल क्वांटम स्टेट्स। ये 3 में से किसी एक में क्या हो सकते हैं, क्वांटम स्टेट में रह सकते हैं। कह रहा है द रेशियो ऑफ प्रोबेबिलिटी दैट 2 पार्टिकल, रेशियो ऑफ प्रोबेबिलिटी दैट 2 पार्टिकल इन सेम स्टेट, ठीक है, टू दैट ऑफ व्हेन 2 पार्टिकल्स आर इन डिफरेंट स्टेट, ठीक है। इसकी आपको क्या करनी है, क्या बताना है, रेशियो बताना है, रेशियो, प्रोबेबिलिटी का रेशियो बताना है। तो जरा ध्यान से देखो, पहले अगर मैं इस क्वेश्चन को ऐसे ही डायरेक्टली सॉल्व करने की कोशिश करता हूं, मुझे पता है कितने पार्टिकल्स अपने पास, 2 फर्मियोनिक पार्टिकल्स हैं। तो फर्मियोनिक में उसने मुझको बताया तो है नहीं कि भाई स्पिन हाफ है कि स्पिन हाफ नहीं है, ठीक है, उसने तो मुझको सीधा सीधा ऐसे ही बता दिया है कि 2 फर्मियोनिक पार्टिकल्स हैं। तो 2 फर्मियोनिक पार्टिकल्स हैं और स्टेट कितनी है, 3 क्वांटम स्टेट्स हैं, ये 3 क्वांटम स्टेट्स हैं। अब पार्टिकल्स 2 हैं, तो मान लीजिए मैंने इस तरीके से रख लिया एक, ठीक है। दूसरा मैं कैसे रख सकता हूं, अगर मैं इसको स्पिन हाफ मानूं तो मान लो एक ये हो सकता है, ठीक है, और एक हो सकता है एक ये, अलग अलग रहेंगे तो इस तरीके से रह सकते हैं, ठीक है। इसके बाद दूसरा क्या हो सकता है, दूसरा क्या हो सकता है, अगर सेम स्टेट में रह रहे हैं, अगर सेम स्टेट में रहेंगे तो भाई क्या होगा, देखो दोनों एक साथ ऐसे हो सकते हैं, दोनों इस स्टेट में हो सकते हैं और दोनों इस स्टेट में हो सकते हैं, ठीक है। इसके बाद और क्या हो सकता है, अब देखो जरा ध्यान से, क्योंकि ये लोग स्पिन, इनकी जो वैल्यू है ना, स्पिन की वैल्यू, अगर इनको हाफ स्पिन आपने मान रखा है, देखो अब ये सब कुछ तो तुम मान के कर रहे हो ना कि इनकी स्पिन हाफ तुमने मानी, उसने बोला तुमसे कि हाफ स्पिन है उनकी, फर्मियंस के साथ बोलता भी है कि कितनी स्पिन है उसकी।
तो अगर आप हाफ स्पिन नहीं मानो, हाफ स्पिन मानोगे तो देखो अप भी हो सकती है स्टेट, और एक और हो सकती है, एक अप रहे एक डाउन हो जाए, एक डाउन रहे एक अप हो सकते हैं। तो ऐसे बहुत सारी स्टेट्स बन सकती हैं फर्मियंस की। बट प्रॉब्लम यह है कि यहाँ पे स्पिन हाफ इसने बताया नहीं हुआ है, और जब स्पिन हाफ उसने बताया नहीं हुआ है, और दूसरी बात उसने स्टेट नहीं बोला है, उसने क्या बोला, क्वांटम स्टेट बोला है। तो क्वांटम स्टेट जो होती है ना, जैसे अगर एक इलेक्ट्रॉन इसमें इस तरीके से है और इसमें इस तरीके से है, तो इसकी क्वांटम स्टेट अलग है और इसकी क्वांटम स्टेट अलग है, ठीक है। तो ये अलग अलग क्वांटम स्टेट में, तो फर्मियंस जो होते हैं वो किसी एक क्वांटम स्टेट में एक से ज्यादा नहीं रह सकते हैं, ठीक है। स्पिन हाफ जब करके हम लोग कपल करते हैं तब भी उनकी क्वांटम स्टेट अलग होती है, क्योंकि क्वांटम नंबर्स जब लिखोगे तो एस की वैल्यू प्लस हाफ लिखोगे तो एक अलग स्टेट हो जाएगी, माइनस हाफ लिखोगे तो एक अलग स्टेट हो जाएगी। तो एक क्वांटम स्टेट में एक ही पार्टिकल रह सकता है, इसलिए ये वाला जो पार्ट है ना, टू दैट पार्टिकल आर इन सेम स्टेट, तो पहले जो है ना सबसे ऊपर वाली जो वैल्यू है यही जीरो हो जाएगी, क्योंकि ऐसा हो ही नहीं सकता है टू दैट ऑफ नीचे कुछ भी रखा जाए व्हेन टू पार्टिकल्स आर डिफरेंट, तो ये जीरो हो जाएगा इसका आंसर। ये बात आपको ध्यान रखनी है, सी आंसर है, ठीक है। और फर्मियन बोसॉन पर लगातार आपको घुमाता रहेगा, लगातार आपको घुमाता रहेगा, ठीक है। इस पे क्वेश्चन काफी पूछे जाते हैं। ओके, अब कह रहा है नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। six distinguishable particles are distributed over 3 non-degenerate energy levels of energy E0, E2E, the most probable value of total energy। तो सेम क्वेश्चन मैंने 4 पार्टिकल्स के साथ, किसके साथ, 4 पार्टिकल्स के साथ सेम क्वेश्चन मैंने आपके लिए करा रखा है इसी वाली वीडियो में जो मैंने आपको बता रहा हूं, ठीक है। इस वाली वीडियो में ही यहीं पर कहीं होगा, देखो यहीं पर दिखा भी देता हूं मैं आपको ना लगे विश्वास हो तो देखो। 4 डिस्टिंग्विशेबल पार्टिकल आर डिस्ट्रीब्यूटेड ओवर 2 नॉन डीजेनरेट एनर्जी लेवल्स और 0 एंड E, मोस्ट प्रोबेबल वैल्यू ऑफ टोटल एनर्जी। तो इसका सीधा मैं यहां पर अब ट्रिक बता देता हूं उसके आगे की, जब भी आपके पास इस तरीके से पार्टिकल्स आते हैं तो मोस्ट प्रोबेबल वैल्यू के लिए आपको मोस्ट प्रोबेबल स्टेट पता करनी होती है जिसमें सबसे ज्यादा नंबर ऑफ माइक्रो स्टेट्स हो। आ रही बात समझ में? तो उस केस में अगर आपके पास 3 स्टेट्स हैं, 6 पार्टिकल्स हैं, ठीक है, और डिस्टिंग्विशेबल है, क्या है, डिस्टिंग्विशेबल है, तो सीधा 2 इसमें रहेंगे, 2 इसमें रहेंगे, 2 इसमें रहेंगे, ये मोस्ट प्रोबेबल स्टेट होगी। इसमें नंबर ऑफ माइक्रो स्टेट्स सबसे ज्यादा होंगी, इसमें नंबर ऑफ माइक्रो स्टेट्स सबसे ज्यादा होंगी, जिसमें माइक्रो स्टेट्स सबसे ज्यादा होंगी उसी की एनर्जी की वैल्यू क्या होगी, मोस्ट प्रोबेबल होगी। और यहां पर स्टेट्स की एनर्जी क्या है, 0 है, E है, 2E है, तो 2 इंटू 2 4 और 4 इंटू 1 इंटू 1, तो 6E एनर्जी की वैल्यू हो जाएगी। सीधा डायरेक्ट आप डी आंसर लगा देंगे। अगर 2 वाले पिछले वाले के लिए बता देता हूं, 4 पार्टिकल थे, 2 एनर्जी थी 0 एंड E, तो उसमें भी जो मोस्ट प्रोबेबल स्टेट थी ये 2 वाली ही थी, इक्वली डिस्ट्रीब्यूट कर देना होता है सारे उसमें, तो उसकी जो मोस्ट प्रोबेबल वैल्यू ऑफ टोटल एनर्जी आई थी वो 2E आई थी, ठीक, क्योंकि ये तो 0 है। ओके, तो इस तरीके से 8 हो, 4 स्टेट हो तो 2 2 2 2 2 बांट देना है, ठीक है। अगर आपके पास 8 ना हो, ठीक है, अगर मान लो 5 स्टेट हो, ठीक है, 5 स्टेट हो इस तरीके से, ठीक, 1 2 3 4 5, तो इसमें जो मोस्ट प्रोबेबल स्टेट होगी ना वो होगी 2 2 1 वाली, ठीक है। 5 पार्टिकल्स को 5 स्टेट में डिवाइड करना हो तो 2 2 1 और 0 0 ऐसी जो स्टेट होगी, ठीक है। 5 स्टेट्स 5 पार्टिकल, इसमें जो नंबर ऑफ माइक्रो स्टेट्स होंगी वो सबसे ज्यादा होंगी, ठीक है। तो इसकी स्टेट सबसे ज्यादा होंगी। वैसे ऑड में पूछता नहीं बट पूछ सकता है, 2 2 1 को ध्यान रखना, ठीक है। चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं। क्वेश्चन क्या है, पार्टीशन फंक्शन फॉर अ गैस इज गिवन बाय दिस, कैपिटल क्यू की वैल्यू में दिया हुआ है, कैनोनिकल पार्टीशन फंक्शन है, एनवीटी दे रखा है, और पूछा क्या है, इंटरनल एनर्जी पूछ रहा है, ठीक है। इंटरनल एनर्जी ऑफ द सिस्टम विल बी, थोड़ा टाइपिंग मिस्टेक है, एनर्जी, इंटरनल एनर्जी ऑफ द सिस्टम। तो मैंने आपको बता रखा है, देखिए Q की वैल्यू यहां पर कैसे दे रखी है, Q इज इक्वल टू दिया हुआ है 1 अपॉन n फैक्टोरियल, ठीक है, और यहां पर 2 पाई m की पावर h स्क्वायर बीटा। बस डरना नहीं होता है, 3n/2, बस खाली आपको सब कुछ जैसा लिखा है वैसा सॉल्व करते चले जाना होता है, ठीक है। यही खास बात है फिजिकल की, ठीक है। E की पावर बीटा a n स्क्वायर अपॉन v, ठीक, ये दे रखा है। मैंने आपको बताया
अगर आपको इंटरनल, क्योंकि पूछा क्या है आपसे, इंटरनल एनर्जी पूछी हुई है, तो इंटरनल एनर्जी अगर आपको निकालनी है, ठीक है, तो इंटरनल एनर्जी निकालने के लिए आपको डेल एल एन क्यू अपॉन डेल बीटा डायरेक्टली कर सकते हो, माइनस साइन लगाकर, ये होता है, ठीक। वरना आप क्या कर सकते हो, वरना आप सीधा सीधा जो क्यू है उसका एल एन क्यू ले लो, ठीक है, और उसको टेम्परेचर के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कर दो और के बी टी स्क्वायर से मल्टीप्लाई कर दो, तो ये जो होता है ये भी क्या होता है, यू के बराबर होता है, इंटरनल एनर्जी के बराबर होता है। तो वहां टेम्परेचर के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करते हैं, जिस वजह से केबीटी का स्क्वायर का मल्टीप्लाई करना पड़ता है। तो यहां पर क्योंकि पूरा का पूरा टर्म बीटा के टर्म में लिखा हुआ है, तो मैं बीटा से ही डिफरेंशिएट कर देता हूं, मेरे लिए आसान रहेगा, आपके लिए आसान रहेगा, ठीक है। तो यहां पर हम लोग क्या करते हैं, पहले एल एन क्यू निकालते हैं, तो एल एन क्यू इक्वल टू क्या हो जाएगा, अब देखो आपको बीटा के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करना है, इसका मतलब क्या हो गया, ध्यान से सुनते रहिएगा बात को, बीटा के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करना है, तो बीटा बीटा वाले टर्म अलग कर लेते हैं, कांस्टेंट वाले टर्म अलग कर देते हैं, जिससे क्या होगा, कांस्टेंट वाले टर्म का डिफरेंशिएशन बीटा के रेस्पेक्ट में हो जाएगा 0। आ रही बात क्लियरली समझ में? चलिए आगे बढ़ते हैं, क्या है अपने पास, देखो पहले तो सब कुछ मल्टीप्लाई में है, तो मल्टीप्लाई में तो मैं अलग अलग कर देता हूं, एल एन क्यू इक्वल टू एल एन 1 अपॉन एन फैक्टोरियल, ठीक है, ये अलग हो गया। इस वाले पार्ट को जब करोगे तो यहां पे पावर आगे आ जाएगी, 3n/2 बाहर आ जाएगा, और इसके अंदर 2 पाई एम के बी टी अपॉन एच स्क्वायर बीटा, तो मैं इस वाले पार्ट को अलग कर दूंगा, किसको, ln 2 पाई एम अपॉन एच स्क्वायर प्लस ln 1 अपॉन बीटा। लगा दिया दिमाग थोड़ा सा सॉल्व करते समय, 3n/2 पावर पहले आई है, तो ये ln ये प्लस ln ये प्लस ln ये प्लस ln ये इस तरीके से आएगा, और इस वाले को भी मैंने ओपन करके लिख लिया है। तो अब प्लस में ये वाला पार्ट आएगा, मल्टीप्लाई में है, तो ये तो भाई इसमें बीटा है ही नहीं, तो n आगे आ जाएगा और ln v माइनस एन बी आ जाएगा, ठीक। इसके बाद इस वाले पार्ट की बात करते हैं, तो ln e की पावर कुछ भी हो तो पावर आगे आ जाएगी और ln e की वैल्यू 1 हो जाएगी, तो यहां से आ जाएगा बीटा a n स्क्वायर अपॉन v आ जाएगा सीधा सीधा, ठीक है। इसका मतलब है a, अब इसको तुम टेम्परेचर के बीटा के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करोगे ना, तो n स्क्वायर तो रहेगा ही रहेगा, तो अगर तुम इस हिसाब से देखो ना, तो या तो ये आंसर होगा या तो ये आंसर होगा, ठीक है। अब इसके बाद इसमें 3/2 टर्म है, इसमें 1/2 टर्म है, इसमें 3/2 टर्म यहां पे है, तो ये वाला टर्म आंसर ज्यादा मोस्ट प्रोबेबल हो सकता है। बट आप कहोगे सर आपने तो सॉल्व कर रखा होगा, आपको आइडिया लग रहा है, इसके लिए थोड़ी ना पढ़ रहे हैं कि तुक्का लगाना है, ठीक है, बिल्कुल सही बात है। इसको डिफरेंशिएट करते हैं टेम्परेचर के रेस्पेक्ट में, डेल एल एन क्यू अपॉन डेल बीटा लगाते हैं, ठीक। तो ये कांस्टेंट हो गया 0, ठीक है, ये कांस्टेंट हो गया 0। इसको देखते हैं 3n/2, ठीक है, अंदर देखते हैं ये वाला टर्म कांस्टेंट हो गया 0, ln बीटा की वैल्यू, तो ln बीटा को माइनस ln बीटा लिख लेता हूं, ln 1/बीटा को माइनस ln 1/बीटा लिख लेता हूं, तो माइनस ln 1/, देखो ये जो है ln 1/बीटा इक्वल टू माइनस ln बीटा हो जाएगा, ठीक है, ln m अपॉन n इक्वल टू ln m माइनस ln n, और ln 1 की जो ये इक्वल टू हो जाएगा ln 1 माइनस ln बीटा, ln 1 जो होगा वो 10 की पावर 0 लिख सकते हो, या फिर e की पावर 0 लिख सकते हो, तो वो 0 आगे आ जाएगा, ln e की वैल्यू 1 हो जाएगी, कुल मिला के 0 हो जाएगा, और माइनस बीटा बचेगा, माइनस ln बीटा, ठीक है। तो ये माइनस ln बीटा है। अब माइनस तो ले लिया, ln x की डिफरेंशिएशन क्या होता है 1 अपॉन एक्स, तो 1 अपॉन बीटा यहां पे आ जाएगा, सिंपल सा, और कोई दिक्कत नहीं है, ठीक। और क्या हो जाएगा, ये तो ये वाले पार्ट का हो गया। अब इस वाले पार्ट का डिफरेंशिएशन करोगे तो क्या होगा, इसमें ए एन स्क्वायर बीटा भी है ना, हाँ बीटा भी है, तो बीटा का डिफरेंशिएशन 1 हो जाएगा, बाकी कांस्टेंट रह जाएगा, तो प्लस ए एन स्क्वायर अपॉन वी बच जाएगा, ठीक है। और यहां पर हाँ ठीक है। अब इसके बाद बीटा की वैल्यू क्या है, बीटा इक्वल टू क्या होता है 1 अपॉन के बी टी, तो ये 1 अपॉन के बी टी जब यहां पर आप लिखोगे तो के बी टी ऊपर आ जाएगा, तो माइनस साइन बाहर आ जाएगा, तो यहां पे आ जाएगा माइनस और यहां पे आ जाएगा के बी टी, ठीक। ये हो गया डेल एल एन की। अब आपको क्या निकालना है, यू निकालना है, इंटरनल है तो माइनस लगाना पड़ेगा आगे, तो जैसे ही आप माइनस लगाओगे तो ये प्लस हो जाएगा और यहां पे क्या आ जाएगा, माइनस आ जाएगा। देखो 3n kbt/2 माइनस ए एन स्क्वायर अपॉन वी, आपका सी आंसर क्या हो गया, सही हो गया। ये थोड़ा सा आपने आसान कर लिया सवाल को, किससे,
इस वाले फॉर्मूले से, ठीक है। वरना जो दूसरा मैंने बताया था उससे भी करते हो ही जाता, बट थोड़ा सा एक दो स्टेप ज्यादा करने पड़ते, ठीक है। तो बताओ सिंपल सी मैथ है कि नहीं है, और तो कुछ आपसे पूछ नहीं रहा, इसमें केमिस्ट्री यूज हो रही है, इसमें तो सिर्फ आपका एप्टीट्यूड यूज हो रहा है। तो बस इसलिए ऐसे टॉपिक्स आपको प्रैक्टिस करनी होगी अगर आपको डिफरेंशिएशन में प्रॉब्लम नहीं है तो। 1/x का e की पावर x का e की पावर माइनस x का ln 1 प्लस e की पावर x का, इस तरीके के टर्म्स जो होते हैं, ठीक है, जिसमें आप किसी चीज को कांस्टेंट आपका वेरिएबल मानते हो, फिर उसका डिफरेंशिएशन करते हो, फिर उसका दोबारा डिफरेंशिएशन मल्टीप्लाई करके करना पड़ता है, ठीक है। अगर बात समझ में आ रही तो अच्छी बात है, नहीं तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, ठीक है। फरवरी 2022 का क्वेश्चन है, इसका मतलब है ये जून 2021 का क्वेश्चन है। तो जून 2021 प्लस दिसंबर 2021, ये दोनों क्वेश्चन पे एग्जाम्स कंबाइन होकर हुए थे फरवरी 2022 में, ठीक है। बात क्या कह रहा है, अ सिस्टम कंसिस्ट ऑफ एन आइडेंटिकल डिस्टिंग्विशिबल नॉन इंटरेक्टिंग पार्टिकल। देखो जब आपके सामने इस तरीके की बात कर दे कि एन आइडेंटिकल है और डिस्टिंग्विशिबल है, तो कुल मिला के इनडिस्टिंग्विशिबल ही मान के चलना होता है, ठीक है। बट कोई बात नहीं, आगे क्वेश्चन में आपको और क्लैरिटी को दे देता है, इसका कोई यूज नहीं होगा, इसका मतलब है यहाँ पे ईच हैविंग ओनली 2 एनर्जी लेवल्स 0 and E, the expression for the heat capacity at constant volume is given by बीटा इक्वल टू 1/kBT दे रखा है इन्होंने, ठीक। अब यहां से आपको पूरा सॉल्व करना है, पहले पार्टिकल के लिए पार्टीशन फंक्शन, फिर कैनोनिकल पार्टीशन फंक्शन, फिर उसके बाद उसको डिफरेंशिएट करके इंटरनल एनर्जी, फिर उसको दोबारा टेम्परेचर के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करके आपकी हीट कैपेसिटी आपसे पूछी हुई है। तो प्रोसेस सिंपल है बट करनी पड़ेगी आपको। तो ये जो लोग करते हैं वो लोग, इसका मतलब है फिजिकल ज्यादा आसान होती है, ठीक है, उनके लिए। तो बात क्या है, एक पार्टिकल के लिए पार्टीशन फंक्शन निकालिए, उसकी एनर्जी कितनी है, 0 और E है, दो ही स्टेट हैं। तो यहां पर जो इसका पार्टीशन फंक्शन ये होता है GI e की पावर माइनस EI/kT, ये होता है पार्टीशन फंक्शन किसी पार्टिकल के लिए। तो यहां पर पहली, अब क्या कह रहा है कि किसी भी तरीके से उन्होंने वो नहीं बताई हुई है डीजेनरेसी, तो 1 मान के चलनी होती है। तो पहले वाली स्टेट के लिए e की पावर 0 हो जाएगी, तो e की पावर 0 प्लस समेशन लिखा हुआ है इस वजह से। दूसरे वाले स्टेट के लिए GI की वैल्यू तो 1 ही लेनी है, एनर्जी की वैल्यू E/kT लेनी है, तो e की पावर माइनस E/kT ले लेते हैं, ठीक। तो इसको पूरा सही से लिखोगे, e की पावर 0 हो जाएगा, तो Q इक्वल टू क्या आएगा, 1 प्लस e की पावर माइनस E/kT, ये आ जाएगा, ठीक है। इसका मतलब क्या होगा, कैपिटल Q निकालोगे तो n आइडेंटिकल पार्टिकल्स हैं, तो यहां पर स्मॉल q की पावर आपको कैपिटल N कर देना है, दैट विल बी इक्वल टू 1 प्लस e की पावर माइनस E/kT की पावर कितनी हो जाएगी, n हो जाएगी। ln q की वैल्यू कितनी हो जाएगी, सॉरी ln q की वैल्यू कितनी हो जाएगी, ln q इज इक्वल टू, अब आप जो लोग देख रहे हैं, ठीक है, वो लोग गलत कर रहे हैं, मैं आपको रिकमेंड करता हूं कि आप क्या करें, आप तुरंत सॉल्व करना स्टार्ट करें क्वेश्चन को, ठीक है, क्वेश्चन को सॉल्व करना स्टार्ट करिए। अब मैं क्या करता हूं कि यहां पर मैं इसको E/kT की जगह बीटा E ही लिख देता हूं, बीटा E, ठीक, जहां पे बीटा इक्वल टू 1/kBT है, ठीक है, ताकि आसान हो जाता है डिफरेंशिएशन। अब मुझे क्या करना है, इसका डिफरेंशिएशन करना है डेल ln Q अपॉन डेल बीटा। अब ये है इंटरेस्टिंग डिफरेंशिएशन, ठीक है। तो यहां पर आपके पास, यहां पे ln लगेगा ना बीच में, ln 1 प्लस e की पावर माइनस बीटा ई, ठीक। अब n तो कांस्टेंट है, वो तो बाहर ही रहेगा। ln x का डिफरेंशिएशन 1/x, तो आप इसको 1/1 प्लस e की पावर माइनस बीटा ई। अब अगर आपने ln, जैसे मान लो ln x है, इसका आपको डिफरेंशिएशन करना है x के रेस्पेक्ट में, तो ये 1/x होता है। लेकिन अगर आपके पास ln x स्क्वायर प्लस 2x हो और इसका डिफरेंशिएशन आपको x के रेस्पेक्ट में करना है, तो आप इस पूरे नंबर को x मान लेते हैं, x मान लेते हैं, तो उसका डिफरेंशिएशन 1/x आएगा, तो इसको नीचे भेज दीजिए 1/x स्क्वायर प्लस 2x, और फिर आपने जिस पार्ट को x मान रखा होता है उस पार्ट का आपको फिर से डिफरेंशिएशन करना होता है मल्टीप्लाई करके। तो इस वाले टर्म का फिर से डिफरेंशिएशन करना पड़ेगा मल्टीप्लाई करके। तो एक्स स्क्वायर का डिफरेंशिएशन कितना हो जाएगा, 2x, और प्लस 2x का डिफरेंशिएशन कितना हो जाएगा, 2। तो ये होता है डिफरेंशिएशन इसका, एक्स स्क्वायर प्लस 2x का।
इसी तरीके से यहां पर आपने इस वाले टर्म को डिफरेंशिएट कर लिया है, 1 कर दिया है, तो आपको इस वाले नंबर को भी, ये जो वैल्यू है इसको भी आपको क्या करना पड़ेगा, डिफरेंशिएट करना पड़ेगा। तो कैसे डिफरेंशिएट करेंगे, 1 का डिफरेंशिएशन तो कांस्टेंट है, कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन तो 0 होता है ना, कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन तो 0 होता है आपका, तो वो तो 0 हो जाएगा। और e की पावर माइनस बीटा ई, तो यहां पर e की पावर माइनस एक्स का डिफरेंशिएशन क्या होता है, ये वाला पार्ट जरा ध्यान से समझिएगा। e की पावर x का डिफरेंशिएशन जो होता है डेल ई अपॉन डेल एक्स, ये होता है e की पावर x ही होता है। e की पावर माइनस एक्स का डिफरेंशिएशन जो होता है x के रिस्पेक्ट में, वो माइनस साइन आ जाता है, माइनस e की पावर x हो जाता है। ठीक है, तो एक्चुअली में होता क्या है, एक्चुअली में ये होता है कि आपने इस पूरे को x मान लिया, जब आपने इस पूरे को x माना तो e की पावर x आपने लिख दिया, फिर माइनस एक्स को आपने x माना है ना, तो माइनस एक्स का फिर से डिफरेंशिएशन करना पड़ेगा x के रिस्पेक्ट में, तो वो -1 आता है, तो कुल मिला के माइनस साइन बाहर आ जाता है। ठीक है, तो इसी तरीके से यहां पर हम लोगों ने जब e की पावर बीटा x है माइनस में, ठीक, और इसका डिफरेंशिएशन करना है हम लोग को बीटा के रिस्पेक्ट में, ठीक है, क्योंकि बीटा ही चल रहा है, तो हम इस पूरे को बीटा मानेंगे, तो आंसर क्या आएगा, e की पावर माइनस बीटा एक्स। फिर बीटा एक्स का डिफरेंशिएशन करना पड़ेगा आपको बीटा के रिस्पेक्ट में, तो बीटा, अब बीटा, तो इसमें क्या होगा, इसमें जो कांस्टेंट है देखो माइनस बीटा एक्स को आपने इसका डिफरेंशिएशन करना है आपको बीटा के रिस्पेक्ट में, तो अब माइनस एक्स जो है वो कांस्टेंट है, तो माइनस एक्स बाहर आ जाएगा, माइनस एक्स बाहर आ जाएगा, और बीटा का बीटा के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन 1 हो जाएगा। ठीक है, तो इसकी वैल्यू 1 हो जाएगी, तो माइनस एक्स बाहर आ जाएगा। ठीक है, तो इसका मतलब क्या हो गया, जो माइनस बीटा एक्स नहीं है यहां पर ई कर लेते हैं, ठीक है, ये ई है माइनस बीटा ई। ठीक है, तो ई की पावर माइनस बीटा ई इंटू माइनस ई, ये साथ में आएगा। ठीक है, तो यहां पर आएगा क्या डिफरेंशिएशन, माइनस ई की पावर माइनस बीटा ई। बस यही सतर्कता जिसकी चल गई, जितना दिमाग इसका चल गया एग्जाम में, इसका मतलब वो पैनिक तो हो नहीं रहा है, वो तो आराम से अपना सारा पूरा दिमाग यूज कर रहा है एग्जाम में। तो ऐसे ही आपको एग्जाम पेपर में देना होगा, इतनी बुद्धि अगर आपके पेपर में चल जाएगी, इसका मतलब है आपका पेपर हो जाएगा। ठीक है, चलिए ये हम लोगों ने कर लिया, बीटा के रेस्पेक्ट में पूरा सब कुछ कर लिया, अब कुछ नहीं बचा, माइनस साइन लगा देना है। ठीक है, तो माइनस साइन लगाएंगे, तो माइनस साइन लगाएंगे तो माइनस माइनस ये साइन क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, ये हो गया u। तो u इक्वल टू क्या आ गया, ई की पावर माइनस बीटा ई अपॉन 1 प्लस ई की पावर माइनस बीटा ई, ये निकाला है इंटरनल एनर्जी। ये भी पूछ सकता था आपसे। ठीक है, अब हमें क्या करना है, हीट कैपेसिटी निकालनी है, तो हमें डेल यू बाई डेल टी करना पड़ेगा। इसके लिए हमें इस फंक्शन को, इसमें टेम्परेचर को निकाल के लिखना पड़ेगा, बीटा से काम नहीं चलेगा। तो बीटा की जगह 1/kBT लिख दो हर जगह, तो ई, ये हो गया ई की पावर माइनस ई बाई के टी अपॉन 1 प्लस ई की पावर माइनस ई बाई के टी। ठीक, ये हो गया u। ठीक है, अब इसको डिफरेंशिएट करते हैं किसके रेस्पेक्ट में, आप फटाफट करिए आप लोग भी। ठीक है, वीडियो को थोड़ा कर लीजिए तेज। ठीक है, मैं तो आप उसके लिए उतना स्लो समझाऊंगा ताकि जिसको बिल्कुल भी ना आता हो उसे पूरा समझ में आए। बाकी जिन लोगों को समझ में आ रही चीजें वो लोग तेजी से सॉल्व करते रहें आगे। ठीक है, टाइम अपने पास कम है, तो हमें क्या करना है, डिफरेंशिएट करना है डेल यू अपॉन डेल टी के रेस्पेक्ट में। तो ये पता है कैसा डिफरेंशिएशन हो गया है, दो वेरिएबल्स का जब मल्टीप्लीकेशन हो, a इंटू बी का डिफरेंशिएशन अगर आपको करना हो x के रेस्पेक्ट में, और a b दोनों x के फंक्शंस हो, तो उस केस में पहले आप क्या करें, a को छोड़ दें और b का डिफरेंशिएशन कर दें x के रेस्पेक्ट में। ठीक है, प्लस फिर b को छोड़ दें और a का डिफरेंशिएशन कर दें x के रेस्पेक्ट में। ये होता है डिफरेंशिएशन जब मल्टीप्लाई किया जाता है। ठीक, इसी तरीके से अगर ये a बाई बी लिखा हुआ है तब भी एक ही बात है, तब आप कैसे करेंगे, देखिए आप a को कांस्टेंट मानिए और 1 अपॉन बी का डिफरेंशिएशन करिए, क्योंकि वो b की जगह 1 अपॉन बी है बस, तो डेल 1 अपॉन बी अपॉन डेल x, इसका डिफरेंशिएशन कर दिए, प्लस 1 अपॉन बी को छोड़ दीजिए और डेल a अपॉन डेल x कर दीजिए। तो ये जो सेकंड वाला टर्म है ना, ये वाला टर्म, इसको हम लोग क्या करने जा रहे हैं, यूज करने जा रहे हैं यहाँ पे। ठीक, तो यहां पे मैं क्या करूंगा, अभी पहले मैं 1 अपॉन जो ये नीचे वाला टर्म है इसको छोड़ देता हूं ऐसे, 1 प्लस ई की पावर माइनस ई बाई के टी। ऊपर ई तो कांस्टेंट है, उससे कोई मतलब नहीं है, ई की पावर माइनस ई बाई के टी,
तो e की पावर माइनस ई बाई के टी का डिफरेंशिएशन क्या होगा, e की पावर माइनस ई बाई के टी ही रह जाएगा। इसका मतलब है आपने e बाई के टी को e माना है, नहीं सॉरी माइनस ई बाई के टी को e माना है आपने। तो इसका मतलब है अब आपको इसमें डिफरेंशिएट करना पड़ेगा साथ में, किससे, माइनस ई बाई के टी से इसको डिफरेंशिएट करना पड़ेगा, जिसमें से टेम्परेचर के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन चल रहा है तो माइनस ई बाई के बाहर आ जाएगा। ठीक है, तो इसको मैं लिख लेता हूं माइनस ई बाई के और डेल अपॉन डेल टी और 1 अपॉन टी का डिफरेंशिएशन करना है। तो 1 अपॉन एक्स का डिफरेंशिएशन एक्स के रिस्पेक्ट में माइनस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर होता है। ठीक है, कैसे होता है अब इतना भी बताऊंगा। चलो टी की पावर -1 है ना, कुल मिला के ये टी की पावर -1 है, इसका डिफरेंशिएशन आपको टेम्परेचर के रिस्पेक्ट में करना है। तो पावर आगे ले आओ, -1 आगे ले आओ, पावर में -1 कर दो, यही तो होता है ना एक्स की पावर n का डिफरेंशिएशन n एक्स की पावर n-1। तो यहां पे t की पावर -1 में -1 करोगे तो t की पावर -2 हो जाएगा, जो कि नीचे जाके 1 अपॉन टी स्क्वायर बन जाएगा। तो -1 अपॉन टी स्क्वायर होता है। तो ये वाला टर्म जो हटेगा और यहां पे आ जाएगा 1 अपॉन टी स्क्वायर। ठीक है, सॉरी यहां पे पहले लिखा हुआ था हम लोग को क्या करना था, डेल अपॉन डेल टी करना था और 1 अपॉन टी का डिफरेंशिएशन करना था ना। तो -1 अपॉन टी स्क्वायर आएगा, तो यहां पे आएगा -1 अपॉन टी स्क्वायर। तो मैं माइनस माइनस हटा देता हूं, के टी स्क्वायर कर देता हूं, इसको कर देता हूं प्लस, ये इसी के बगल में आ गया, ये आ गया पहला टर्म। अब आएगा प्लस, समझ रहे हैं, यहां पे थोड़ी सी ज्यादा हो गई है मैथ, समझ रहा हूं मैं इस बात को। अब क्या करना है आपको, ये जो ऊपर वाला टर्म है e की पावर e बाई के टी और e इंटू ई की पावर माइनस ई बाई के टी, ठीक, ये आपने इसको छोड़ दिया इस बार। अब दूसरे वाले का डिफरेंशिएशन करेंगे आप, तो 1 अपॉन एक्स का डिफरेंशिएशन क्या होगा, -1 अपॉन एक्स स्क्वायर। तो माइनस लगा दिया मैंने पहले ही, और नीचे 1 अपॉन एक्स है ना, इस पूरे को 1 अपॉन एक्स मान लिया आपने, तो इसका डिफरेंशिएशन आपने -1 अपॉन एक्स स्क्वायर किया, तो माइनस आपने आगे लगा लिया और 1 प्लस ई की पावर माइनस ई बाई के टी का आपने क्या कर दिया, स्क्वायर कर दिया। अब आपने इसको x माना था, तो इसको x माना था, तो इसका जो आप डिफरेंशिएशन करेंगे वो क्या करेंगे, ये वाला टर्म तो 1 का तो 0 हो जाएगा, और इस वाले टर्म को अभी हम कर ही चुके हैं, ये आया है पूरा प्लस ई अपॉन के टी स्क्वायर। कैसे, ई बाई माइनस ई बाई के बाहर आ जाएगा, 1 अपॉन टी का डिफरेंशिएशन -1 अपॉन टी स्क्वायर, तो साथ में आ जाएगा ई अपॉन के टी स्क्वायर, फिर से आ जाएगा। ठीक है, ये आपका क्या आ गया, डी यू अपॉन डी टी, हम लोग उसकी तरफ बढ़ रहे हैं। ठीक, चलिए तो यहां पे देखिए जरा ध्यान से, e इंटू इसकी पावर, जरा ध्यान से देखो, ये e की पावर माइनस ई बाई के टी, ठीक, ये वाला टर्म यहां पर भी है, यहां पर भी है, e अपॉन के टी स्क्वायर, e अपॉन के टी स्क्वायर यहां पर भी है, तो इंटू ई अपॉन के टी स्क्वायर, ठीक, और डिवाइडेड में 1 प्लस इसकी एक पावर यहां पे, यहां डबल है, तो यहां पे 1 प्लस ई की पावर माइनस ई बाई के टी हो जाएगा। और यहां पे क्या बचेगा, ये तो पूरा तुमने कॉमन ही कर लिया, तो यहां 1 बचा, बीच में माइनस साइन है, और यहां पे 1 अपॉन ये अकेला बचा, बाकी सब तो तुमने कॉमन ही कर लिया, तो 1 प्लस ई की पावर माइनस ई बाई के टी। आ रही क्लियर बात समझ में, इसको ऊपर ऐड करोगे तो 1 प्लस ई की पावर माइनस ई बाई के टी -1 होगा, तो इसका मतलब है ये सॉल्व होगा जब, तो यहां पर आएगा ई की पावर माइनस ई बाई के टी अपॉन 1 प्लस ई की पावर माइनस ई बाई के टी। ठीक है, अब चलिए ध्यान से देखिए जरा, ठीक है, अब ध्यान से आप क्या देखेंगे, खतरनाक हो गया होगा कुछ लोग तो अब बिल्कुल हो हल्ला मच गया होगा, कोई बात नहीं, देखते हैं। और यहां तक तो आ गए हम लोग, ठीक है, इस वाले टर्म को सेलेक्ट कर लेते हैं, ठीक है, यहां पे रख देते हैं, ठीक है, थोड़ा छोटा भी कर देते हैं, ठीक। अब जरा ध्यान से देखते हैं इसको, यहां पे क्या है, देखो ई हो गया, ये ई टर्म, ठीक है, और के बी ई अपॉन के टी स्क्वायर, देखो ये ई अपॉन ई हो गया, ये के टी हो गया, तो ई स्क्वायर अपॉन के टी स्क्वायर हो गया ये, ठीक। इसके बाद ई की पावर माइनस है ना, तो ई की पावर माइनस ई बाई के टी का भी होल स्क्वायर हो गया, इस टर्म का भी होल स्क्वायर हो गया, और नीचे वाले टर्म का भी होल स्क्वायर हो गया। नीचे वाले का क्या हो गया, 1 प्लस ई की पावर माइनस ई बाई के टी का भी क्या हो गया, स्क्वायर हो गया। ठीक है, तो सबका ही हो गया कुल मिला के स्क्वायर। ठीक है, अब जरा ध्यान देख लेते क्वेश्चन में किस तरीके से लिखा हुआ है, और क्वेश्चन में
हम लोग का n गायब हो गया, हम लोगों ने n था ना कहीं पे, n स्टार्टिंग में रहा होगा, हाँ ये n बाहर आएगा ना यहाँ पे, ये n आया था, ये n आया था, ठीक है, ये n हम लोगों ने छोड़ दिया है बस, है ना, बाकी सब तो सही है, हम लोगों ने n n छोड़ दिया है हर जगह, तो लास्ट में n आ जाएगा एक्स्ट्रा। ठीक, इसके बाद KT स्क्वायर, ठीक है, हाँ KT स्क्वायर है, ठीक है। हाँ अब जरा ध्यान से देखो, यहां पर सब कुछ बीटा के टर्म में आंसर दिए हुए हैं, ठीक है, तो हम लोग क्या करना है, हम लोग को बीटा में कन्वर्ट करना पड़ेगा। देखो इस वाले पार्ट को मैं क्या लिख दूं, इस वाले पार्ट को मैं क्या लिख दूं, इस वाले पार्ट को, इसको मैं हटा के माइनस बीटा ई लिख देता हूं, ठीक है, 1/KT की जगह, ठीक है। यहां पर भी मैं इसी तरीके से इस वाले पार्ट को मैं क्या कर देता हूं, माइनस बीटा ई लिख देता हूं, और यहां पर 1/KT में से सिर्फ t का स्क्वायर है, k का नहीं है, तो मैं क्या करूंगा, यहां पे k को ऊपर मल्टीप्लाई कर दूंगा और k को नीचे भी मल्टीप्लाई कर दूंगा, तो क्या हो जाएगा, ये 1/KT है ना, तो ये बीटा है कुल मिला के, तो ये हो जाएगा बीटा और e का स्क्वायर, बीटा और e का होल स्क्वायर। ठीक, तो इसको अगर तुम सही से लिखोगे तो ये हो जाएगा nk, और यहां साइड में आ जाएगा बीटा e की पावर माइनस बीटा e अपॉन 1 प्लस e की पावर माइनस बीटा e का होल स्क्वायर। ऐसा ही आई थिंक कहीं पे लिखा हुआ है, ये लिखा हुआ है ना, बीटा e और e की पावर माइनस बीटा e स्क्वायर। चलिए अभी थोड़ा सा गड़बड़ है, देखो अभी किसी ऑप्शन से नहीं मिल रहा है, अभी देखो ये कितना ज्यादा घुमा रहा है क्वेश्चन को आपको, ठीक है। तो इसका मतलब क्या, अब ये क्वेश्चन कब करना था, जब आपका पूरा टाइम खत्म हो जाए, मतलब सॉरी, जब आपका पूरा सब कुछ हो जाए उसके बाद टाइम बचे, तब ऐसे क्वेश्चन को आप करिए। है तो सिंपल ही, लेकिन टाइम लगेगा थोड़ा, अभी भी कोई ऑप्शन नहीं मैच हो रहा है। तो इसका मतलब क्या है ना, ये जो e की पावर बीटा ई है ना, इसको नीचे भेज देते हैं, तो क्या हो जाएगा nk, ठीक है, यहाँ पे बीटा ई है, क्योंकि यहाँ पे बीटा ई यहाँ पर भी है और बीटा ई यहाँ पर भी है और वहां पर भी है, लेकिन 2 नहीं है, ठीक है। मैं क्या करूं, यहाँ पर उसको नीचे भेज दूं, तो जब ये नीचे आएगा तो पावर प्लस हो जाएगी, तो प्लस हो जाएगी नीचे, तो मल्टीप्लाई किस में होगा, 1 से मल्टीप्लाई होगा, तो 1 से मल्टीप्लाई होगा e की पावर बीटा ई, तो e की पावर बीटा ई बन जाएगा। फिर e की पावर माइनस बीटा ई नीचे जाके 1 e की पावर प्लस बीटा ई बन जाएगा, तो इससे मल्टीप्लाई होगा 1 से, तो e की पावर प्लस बीटा ई बचेगा, और इससे मल्टीप्लाई होगा तो e की पावर प्लस बीटा ई इंटू e की पावर माइनस बीटा ई, e की पावर 0 1 हो जाएगा, तो +1 आ जाएगा यहाँ पे, ठीक है। और इसका क्या हो जाएगा, इनका पूरा स्क्वायर तो है ही है पहले से, तो इनका पूरा स्क्वायर कुल मिला के देखो यहाँ पे बचेगा nk बीटा ई, चलो ऊपर ही है वो, बीटा ई अपॉन 1 प्लस ई की पावर प्लस बीटा ई का स्क्वायर, ये आ गया, ये दिख रहा है आपको। तो देखो ये वाला ऑप्शन और ये वाला ऑप्शन और ये वाला ऑप्शन कितने क्लोज हैं एक दूसरे से, ठीक है। अगर आप ध्यान नहीं दोगे तो यहीं पर जाकर फंस जाओगे, बीटा को चेंज नहीं कर पाओगे, ठीक है। तो अगर आपने ये क्वेश्चन अपने मन से कर लिया, देन वेल डन डियर स्टूडेंट, ठीक है। आंसर आपका जो होगा वो बी आ जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट देख लेते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन है फरवरी 2022 का, उसी साल पूछा गया है, कह रहा माइक्रो कैनोनिकल एंसेंबल। तो माइक्रो कैनोनिकल एंसेंबल में इंटरनल एनर्जी जो होती है ना, उसको कांस्टेंट माना जाता है, ठीक है। उसको क्या माना जाता है, कांस्टेंट माना जाता है। इस वजह से जो उसका प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन फॉर एनर्जी होगा ना, वो यूनिफॉर्म होगा, क्योंकि वहां पे कांस्टेंट माना जाता है इस वजह से। तो ये तो सिंपल फैक्ट बेस्ड क्वेश्चन है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन भी बिलो आपका फैक्ट बेस्ड ही है, सैकु-टेट्रोड इक्वेशन है ये। सैकु-टेट्रोड इक्वेशन कौन सी सही है, यही पूछ रहा है। द एंट्रोपी इन टर्म ऑफ इंटरनल एनर्जी एंड कैनोनिकल पार्टीशन फंक्शन Q इज गिवन बाय SU minus U0 upon T plus K ln Q, assuming the atoms are distinguishable corresponding expression for a monoatomic gas। तो मोनोएटॉमिक गैस के लिए जो सैकु-टेट्रोड इक्वेशन का फॉर्मूला होता है, ये 5/2 टर्म होता है उसमें, ठीक है। तो वो इसके इक्वल होता है, ठीक है। तो आपको ऐसे ही ध्यान रखना होता है क्या, कि ln v अपॉन n e की पावर 5/2 इंटू 4πmu अपॉन 3nh स्क्वायर। अब 5/2 के टर्म में दूसरा तो कोई दिया नहीं हुआ है, तो यही आंसर है आपका, e की पावर 5/2 होता है किसमें, मोनोएटॉमिक के क्वेश्चंस में, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन ये है, इस क्वेश्चन को लिखिए और प्रैक्टिस करिए।
तो सॉल्व किया इसको। तो इसमें देखिए क्या करना था। कंसीडर अ टू लेवल सिस्टम इन विच एक्साइटेड स्टेट इज सेपरेटेड फ्रॉम ग्राउंड स्टेट बाय एनर्जी E इज डबली डीजेनरेट। ठीक है, सेपरेटेड ऑन डी डबली जनरेट। ठीक है, कंसीडर अ टू लेवल सिस्टम इन एक्साइटेड स्टेट जो है separated from ground state by energy E and is doubly degenerate. The fraction of molecule in the excited state as t tends to infinite. ठीक है, तो पार्टीशन फंक्शन निकालना है पहले आपको। ठीक है, कंसीडर टू लेवल एनर्जी सिस्टम है तो दो लेवल का एनर्जी सिस्टम ले लेते हैं, ये और ये दो स्टेट हो गई। कह रहा है कि जो एक्साइटेड स्टेट है वो सब ई एनर्जी ऊपर है। ठीक है, ई एनर्जी, तो इसको आप 0 मान लीजिए और इसको मान लीजिए ई। ठीक है, इसके बाद जो एक्साइटेड स्टेट है इसके लिए जो G की वैल्यू है वो कितनी है, 2 है, डबली डीजेनरेट है। और इसके लिए नहीं दे रखी है तो इसको 1, जो नहीं दे रखा होता उसको 1 मान के रखना होता है। ये बात क्लियर रखिएगा अपने दिमाग में। ठीक है, हाँ। अब कह रहा फ्रैक्शन ऑफ मॉलिक्यूल निकालना है तो पार्टीशन फंक्शन निकाल लेते हैं। तो Q इक्वल टू क्या हो जाएगा, पहले के लिए 1 डीजेनरेसी e की पावर -0 हो जाएगा डिवाइडेड बाई KT का मतलब नहीं, दूसरे के लिए 2 e की पावर -e/KT हो जाएगा क्योंकि उसकी एनर्जी E है। पार्टीशन फंक्शन आपका क्या आ जाएगा, Q इक्वल टू आ जाएगा 1 + 2 e की पावर -e/KT आ जाएगा। ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं। अब फ्रैक्शन निकालना, तो ये टोटल पार्टीशन फंक्शन निकाल लिया। और फ्रैक्शन किसका निकालना है, फ्रैक्शन ऑफ मॉलिक्यूल इन द एक्साइटेड स्टेट। तो फ्रैक्शन इन एक्साइटेड स्टेट इक्वल टू क्या हो जाएगा, एक्साइटेड स्टेट वाला पार्ट दैट इज 2e की पावर, तो 2e की पावर -e/KT डिवाइडेड बाई 1 + 2e की पावर -e/KT। ये आ गया आपका फ्रैक्शन ऑफ मॉलिक्यूल इन एक्साइटेड स्टेट। ठीक है, इसकी वैल्यू निकालनी है जब t टेंड्स टू इनफिनाइट हो जाए। अगर t टेंड्स टू इनफिनाइट हो गया, ठीक, तो e की पावर KT में जब t को इनफिनाइट रखोगे तो ये वाला टर्म 0 हो जाएगा और e की पावर ये 0 हो जाएगी और e की पावर ये भी 0 हो जाएगी। तब क्या हो जाएगा, इन दैट केस 2e की पावर 0 तो 1 हो जाएगा, 2 डिवाइडेड बाई 1 + 2e की पावर 2, तो इसका मतलब 2e की पावर 0 तो 2, तो 2/3 आ जाएगा फ्रैक्शन। ठीक है, तो आंसर कितना हो जाएगा, 2/3। सी आंसर था। सही हुआ ना आपका, कोई दिक्कत तो नहीं हुई। ठीक है, अगला देखते हैं। अगला क्या कह रहा है, द डिफरेंस बिटवीन स्टैंडर्ड मोलर एंट्रोपी ऑफ 2 मोनो एटॉमिक गैसेस AB S0MA -S0Me एट गिवन टेम्परेचर, और दिया क्या हुआ है, गिवन दैट द मोलर मास ऑफ A इज ट्वाइस ऑफ मोलर मास ऑफ B। तो देखिए जरा, अभी सेक्यूटेट्रोड इक्वेशन आपने लिखी थी, देखी थी इक्वेशन, ये लिखी हुई है सेक्यूटेट्रोड इक्वेशन। ठीक है, तो आपको इसमें 2 के लिए 2 का डिफरेंस निकालना है। इसी इक्वेशन को 2 के लिए जब डिफरेंस के फॉर्म में लिखोगे तो S0MA के लिए -S0MB के लिए जब लिखोगे तो देखो जरा ध्यान से, सब कुछ सेम रहेगा, बस इस m की जो वैल्यू है ना वो बचेगी, बाकी सब कुछ माइनस हो जाएगा। तो पहले टर्म में जो भी आया होगा ना बस इतना बचेगा, क्या, n के जो बाहर है वो बचा रहेगा क्योंकि वो टोटल मल्टीपल में है, और अंदर बचेगा ln m की पावर 3/2। ठीक, मैं ln m की पावर 3/2 बाकी सबको अलग कर देता हूं। जब मैं इस पार्ट को दूसरे से माइनस करूंगा तो ये ma मान लेता हूं इसको, और -nk ln mb की पावर 3/2। तो ये बचेगा, बाकी जो जितना पार्ट होगा ना वो माइनस होके कट जाएगा। तो यहां से क्या आएगा, nk आ जाएगा और यहां पर आएगा ln ma/mb की पावर 3/2। ठीक, तो इसमें ma और mb के बीच में रिलेशन भी दे रखा है उन्होंने। क्या दे रखा है ma और mb के बीच में रिलेशन, बोल रहा है कि जो ma है, ma जो है ये ट्वाइस ऑफ mb है। ठीक, मोलर मास ही होता है ये ma mb। तो यहां पर आप सीधा सीधा उसको रख दीजिए, ma mb के केस में ट्वाइस रख दीजिए। ठीक है, तो यहां पे क्या आ जाएगा, अब ln की पावर 3/2 है तो पावर आगे आ जाएगी, तो 3/2 nk ln 2ma 2mb/mb, mb कैंसिल हो जाएगा, 2 आ जाएगा, तो 3/2 nk ln 2। देखिए 3/2 nk ln 2, तो nk को r भी लिख सकते हो, तो 3/2 r ln 2, 3/2 r ln 2, ये होगा जो आपका आंसर आ जाएगा। तो ये जो इक्वेशन होती है ना सेक्यूटेट्रोड इक्वेशन, ये मोनो एटॉमिक के लिए होती है। अगर डाई एटॉमिक के लिए वैसे सॉल्व नहीं करी गई है अभी तक,
एग्जैक्टली लेकिन अगर सॉल्व कुछ पूछ ले, एज्यूम करके पूछ ले कि डाइटोमिक ले क्या होगी, तो एक टर्म जो है वो पक्का कंफर्म है, वो क्या है, e की पावर 5/2 की जगह e की पावर 7/2 आ जाएगा। मतलब जो 5/2 लिखा रहता था ना, वहां पे 7/2 आएगा। तो ये चीज तो कंफर्म होगी, बाकी जो आगे वाला पार्ट है वो अलग हो सकता है, तो इसलिए उसी को सॉल्व करना मुश्किल है, इसलिए मोनो एटॉमिक के लिए ही सॉल्व कराई गई है आपकी इक्वेशन। ठीक है, तो ये क्वेश्चन था आपका। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, फ्री एनर्जी ए नॉट माइनस ए इज इक्वल टू ऑफ ए सिस्टम ऑफ, देखो इसका फॉर्मूला क्या होता है फ्री एनर्जी का, ए माइनस ए नॉट, ये जो फ्री एनर्जी होता है ये होता है माइनस एन के बी एल एन क्यू के बराबर होता है, जहां पर अगर ये आपका जो वैल्यू जो आपका सिस्टम है उसमें क्यू की वैल्यू दे मतलब इस पे उसकी स्पिन की वैल्यू दे रखी हो, तो यहां पर उसमें 2s+1 उसकी स्पिन मल्टीप्लिसिटी यूज करते हैं। तो ये थोड़ा डायरेक्ट क्वेश्चन, फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन है जो कि आ गया था, सरप्राइजिंग था, बट एन के बी टी भी होगा आई थिंक, एन के बी टी की वैल्यू तो नहीं रखी, हाँ एन के बी टी भी होता है। ठीक है, माइनस एन के बी टी एल एन क्यू होता है। तो एस की वैल्यू इन्होंने 1 दे दी है, एस की वैल्यू कितनी दे दी है, 1 दे दी है, तो 2s+1 की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 3 आ जाएगी। तो क्यू की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 3 हो जाएगी। एन की वैल्यू उन्होंने 10 दे रखी है, 10 नॉन इंटरेक्टिंग पार्टिकल, तो 10 हो जाएगी। तो आंसर आएगा -10 kb टी एल एन 3, ये आपका आंसर है इसका। ठीक है, ये सीधा फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन था, तो यहां पर -10 kb टी एल एन 3, ये आपका आंसर जो है बी आंसर आपका क्या है, करेक्ट है। ठीक है, -10 kbt 0.3 नहीं 3। ठीक, तो ये आपका आंसर था। अगर आपसे फ्री एनर्जी पूछता है क्वेश्चन में, क्या कहता है आपसे, फ्री एनर्जी पूछता है कि फ्री एनर्जी ऑफ सिस्टम बताइए जिसमें 10 नॉन इंटरेक्टिंग पार्टिकल है, उनकी स्पिन की वैल्यू दे रखी है, तो -n kbt ln q, और q जो होगा वो आपको रखना होगा यहां पर उनकी स्पिन मल्टीप्लिसिटी, क्योंकि स्पिन मल्टीप्लिसिटी के आधार पर ही आप टोटल एनर्जी का इंटरेक्शन बता सकते हैं, जिसका ये फॉर्मूला होता है, स्टैट में आगे पढ़ाया जाता है तब ये फॉर्मूला आता है। ठीक है, नेक्स्ट देख लेते हैं क्या कह रहा है, ट्रांजिशनल पार्टीशन फंक्शन ऑफ फॉर आर्गन कन्फाइंड इन अ वॉल्यूम ऑफ 1 लीटर एट 300 केल्विन हैविंग थर्मल वेवलेंथ ऑफ दिस इज क्लोजेस्ट टू। तो क्यू ट्रांजिशनल बताना है आपको, ठीक है, क्यू ट्रांजिशनल दिसंबर 2018 का क्वेश्चन है, तो V अपॉन गामा क्यूब होता है। ठीक है, गामा की वैल्यू इन्होंने दे रखी है, तो V की वैल्यू आप रखिए किसमें, लीटर में है, तो 1 लीटर इक्वल टू क्या कितना होता है, मीटर क्यूब में आपको कन्वर्ट करना है, सबको मीटर में कन्वर्ट कर देना है, क्योंकि इसकी वैल्यू मीटर में दे रखी है। तो देखिए 1 लीटर इक्वल टू कितना होता है, देखो 1 मीटर लंबी, 1 मीटर चौड़ी और 1 मीटर हाइट की जो टंकी होती है उसका वॉल्यूम 1 लीटर होता है। ठीक है, 1 लीटर होता है, 10 की पावर 3 लीटर होता है, 10 की पावर 3 लीटर होता है। ठीक है, तो यहां पर क्या होता है, 1 मीटर क्यूब इक्वल टू कितना होता है, 10 की पावर 3 लीटर होता है। तो 1 लीटर इक्वल टू कितना होता है, 10 की पावर -3 मीटर क्यूब होता है। ठीक है, तो लीटर को मीटर में कन्वर्ट करने के लिए वहां पर आपको 1 लीटर दे रखा है, तो यहां पर आपको 10 की पावर -3 मीटर क्यूब रख देना है। गामा की वैल्यू दे रखी है इन्होंने कितनी, 1.6 इंटू 10 की पावर -11 की पावर, ये मीटर में है ना, 11 मीटर की पावर 3 कर देनी है आपको, और इसको सॉल्व कर देना है, बस इसको सिंपली मैथमेटिक्स से सॉल्व कर देना है, और जो आपका आंसर आएगा वो 2.44 इंटू 10 की पावर 29 आएगा आई थिंक। ठीक है, तो इसको आप चेक कर लीजिएगा। हेलो हेलो हेलो,
हाँ जी, तो देखिए यहाँ पर जब आप इसकी वैल्यू रखेंगे, यहाँ पर इसको नीचे से डिवाइड करेंगे, इसका 1.6 का होल क्यूब लेंगे, 1 बाई डिवाइड करेंगे तो आपका जो आंसर आएगा ये आ जाएगा 2.44 इंटू 10 की पावर 29। मीटर क्यूब से मीटर क्यूब कैंसिल हो जाएगा, यूनिट लेस आपका आंसर आएगा और वो हो जाएगा आपका ट्रांजिशनल पार्टीशन फंक्शन। ठीक है, दिसंबर 2018 का ये आपका क्वेश्चन था। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। चलिए, अगला क्वेश्चन आपसे क्या कह रहा है, पार्टीशन फंक्शन फिर से पूछा हुआ है, इस बार D2 मॉलिक्यूल के लिए पूछा हुआ है, वॉल्यूम 100 सेंटीमीटर क्यूब दे रखी है, टेम्परेचर की वैल्यू दे रखी है, H की वैल्यू भी दे रखी है, K की वैल्यू भी दे रखी है और पूरा कंप्लीट आपको सॉल्व करना है। तो ट्रांजिशनल पार्टीशन फंक्शन Q ट्रांस इक्वल टू क्या होता है, V अपॉन ये आपका गामा जो भी इसका क्यूब, और इस गामा की वैल्यू होती है H अपॉन अंडर रूट के अंदर 2 पाई m kBt। ठीक, तो सबकी वैल्यू रखनी है, बस m की वैल्यू आप kg में रखिएगा। कितनी रखिएगा, 4 इंटू 1.6 इंटू 10 की पावर -27 kg, ये आपने रख देना है बस। पाई की वैल्यू 3.14, केबी की वैल्यू जो दे रखी है, टेम्परेचर की वैल्यू 273 ऐड कर देंगे 298 हो जाएगा, और इसके बाद H की वैल्यू भी दे रखी है, इसको सॉल्व करेंगे, क्यूब करेंगे, वॉल्यूम को भी मीटर क्यूब में रखेंगे और आपका आंसर आ जाएगा। जो आंसर आपका आएगा वो आएगा 7.8 इंटू 10 की पावर 26। सिंपल सी मैथ है, आपको पूरा प्रैक्टिस करके सॉल्व करके बताना है। अगर गलत आता है, कुछ और आंसर आता है तो आप कमेंट करिएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। कह रहा 4 distinguishable particles are distributed in energy level E1 and E2 with degeneracy 2 and 3, number of microstates with 3 molecule in energy level 1 and 1 in energy level 2। तो अब जरा ध्यान से समझो, ये थोड़ा अच्छा क्वेश्चन है। क्या है, 2 एनर्जी लेवल्स हैं, ठीक है, एक की डीजेनरेसी ये E1 है, एक को मान लेते हैं ये आपका E2 है। E1 की जो डीजेनरेसी है G1 इक्वल टू 2 है, और E2 की जो डीजेनरेसी है G2 इक्वल टू कितना है, 3 है। ठीक है, इसके बाद डिस्टिंग्विशेबल पार्टिकल्स हैं। ठीक है, मतलब अगर आपने कितने 4 पार्टिकल्स मान रखे हैं तो 4 को आप मानिए A, B, C एंड D। ठीक है, इस तरीके से अलग अलग जब भी डिस्टिंग्विशेबल लिख के आए। नंबर ऑफ माइक्रो स्टेट्स पूछ रहा है, 3 मॉलिक्यूल कहां पर हो, 3 मॉलिक्यूल हो आपके, जैसे मान लेते हैं यहां पर E1 में, तो ABC यहां पर हो, और साथ में दूसरा जो एनर्जी लेवल हो 1 इसमें एक ये ए हो। तो देखो, अगर आप इसको मान लो ये नॉन डीजेनरेट होता, इनकी डीजेनरेसी ना होती, तब इसके कितने तरीके हो सकते हैं, तब इसके टोटल 4 तरीके हो सकते थे। कि कौन कौन से, कि भाई ऊपर एक बार ए रहे, एक बार ऊपर बी रहे, एक बार सी रहे, एक बार डी रहे, एक बार हाँ ABCD रहे। तो इस तरीके से इनके अरेंजमेंट का कोई मतलब तो है नहीं, E1 में ABC है मतलब यही है। अब इसको आगे पीछे सेट करने की जरूरत नहीं होती कि BAC CAB, ऐसा नहीं होता, वो मैथ में दूसरा सिनेरियो होता है। तो यहां पर एनर्जी स्टेट्स में अगर सिंगल स्टेट होती तो आंसर आ जाता आपका 4। तो कई लोग इसको 4 भी लगाते हैं, ठीक है, लेकिन वो आंसर गलत है। लेकिन अगर वहीं पर डिस्टिंग्विशेबल आपके पार्टिकल्स हैं, एक मिनट, हाँ, वहीं आपके डिस्टिंग्विशेबल पार्टिकल्स हैं और प्लस उनमें डीजेनरेसीज भी हैं, तो जरा सिनेरियो देखिए। जैसे मान लीजिए ये आपका ये है, जब नॉन डीजेनरेट एनर्जी लेवल्स हों, ठीक है, और 2 पार्टिकल हैं डिस्टिंग्विशेबल हैं, एक को ब्लैक से और एक को हॉलो से दिखा रखा है, मैंने AB लिख दिया है। ठीक है, मैं क्या करता हूं, यहां पर थोड़ा सा और बड़ा कर देता हूं, AB को हटा देता हूं, इसको भी हटा देता हूं, और बड़ा कर देते हैं इसको, ताकि सब कुछ आपको साफ साफ पढ़ते बन जाए। ठीक है, KL कपूर में ये दिया हुआ है साफ साफ। ठीक है, तो यहां पर क्या है, अगर नॉन डीजेनरेट एनर्जी लेवल्स होते हैं, ठीक, तो सिंपल एक स्टेट में 2 पार्टिकल कैसे रह सकते हैं, एक ही तरीका है। ठीक, लेकिन अगर डीजेनरेसीज आ जाती हैं तो यहीं पर 2 पार्टिकल्स को एक एनर्जी स्टेट में रखा जाए जिनमें जिसकी डीजेनरेसी 2 हो, तो वो 1 से बदल के 4 हो जाता है। ठीक है, 4 ऐसे तरीके हो सकते हैं कि 2 डबली डीजेनरेट हैं, लेकिन उनमें 2 स्टेट होंगी ना, एक इधर एक इधर, तो उन डबली डीजेनरेट में एक इस तरीके से दोनों एक ही स्टेट में रहें। ठीक है, एक में कह रहा है एक ऊपर रहे, एक दूसरी स्टेट में रहे, एक दूसरी स्टेट में रहे, एक दूसरी स्टेट में रहे, इसके 2 हो गए, और 2 दूसरी एक स्टेट में। तो ऐसे 4 तरीके हो सकते हैं। तो जिसका पहले एक तरीका था उसके तरीके कितने हो गए, 4 हो गए, अगर वो स्टेट डबली डीजेनरेट हो जाती है तो यही आपके सामने लिखा हुआ है, इन रियल सिस्टम एनर्जी लेवल में इन्वॉल्व डीजेनरेसी, इन सच केस द नंबर ऑफ वेज द डिस्ट्रीब्यूटिंग पार्टिकल इज इनहांस्ड, फॉर एग्जाम्पल नंबर ऑफ वेज ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन 2 डिस्टिंग्विशेबल पार्टिकल्स, ठीक है, is increased from 1 to
1 in a non-degenerate energy level to 4 in a doubly degenerate energy level as shown in follow। तो इसलिए जब भी आपके पास डीजेनरेसीज आ जाएं तो आपको माइक्रो स्टेट्स पता करनी हो तो आपका जो फॉर्मूला होता है वो ये होता है, दिस इज द फॉर्मूला फॉर विच, ये किसके लिए फॉर्मूला, नंबर ऑफ माइक्रो स्टेट फॉर डिस्टिंग्विशिबल पार्टिकल्स विथ हैविंग डीजेनरेसीज, तो देखिए जरा ध्यान से, अगर इसी फॉर्मूले को इसमें लगाया जाए तो इसमें एक ही स्टेट है, और ये जो बड़े पाई का सिंबल बना हुआ है ना, ये मल्टीप्लीकेशन का सिंबल होता है, ठीक है, कि एक को दूसरे से तीसरे से मल्टीप्लाई करना होता है। समेशन में क्या होता है कि एक टर्म के बाद दूसरा टर्म लेते हैं तो उसमें क्या होता है, एडिशन करना पड़ता है, यहां पर क्या करना पड़ता है, मल्टीप्लाई करना पड़ता है। तो देखिए जरा ध्यान से, जैसे अगर इसमें एक ही स्टेट है तो उसकी डिजेनरेसी कितनी है, 2 है, तो यहां पर GI की वैल्यू कितनी हो जाएगी, पहले के लिए 2 हो जाएगी, पावर कितनी हो जाएगी, NI हो जाएगी। कितने नंबर ऑफ पार्टिकल्स हैं जिनको डिस्ट्रीब्यूट करना है इस एनर्जी लेवल पे, तो 2 ही पार्टिकल्स को डिस्ट्रीब्यूट करना, तो 2 की पावर 2 डिवाइडेड बाई 2 फैक्टोरियल, ये n फैक्टोरियल है टोटल पार्टिकल्स जिनको डिवाइड करना है इस स्टेट में, और बाद में n फैक्टोरियल टोटल बाहर, लास्ट में सबसे बाहर। अगर 2 स्टेट होती ना ऐसी, जैसे अपने क्वेश्चन में आने वाला है जो पिछला क्वेश्चन दिया हो, लेकिन यहां पर एक ही स्टेट है तो यहां पर ये टर्म एक ही बार आएगा, और साथ में n फैक्टोरियल यहां पर भी आएगा, तो इसके बगल में मल्टीप्लाई भी करना पड़ेगा 2 फैक्टोरियल से, तो 2 फैक्टोरियल कट गया आपस में। अब 2 की पावर 2 कितना हो गया, आंसर आ गया 4, 4 इज द आंसर, और 4 ही स्टेट हो सकती हैं। तो ये फॉर्मूला होता है किसके लिए, डिस्टिंग्विशिबल पार्टिकल्स के लिए। अगर नॉन डिस्टिंग्विशिबल पार्टिकल इसी तरीके से आ जाए तो आपको सिर्फ और सिर्फ ये वाला टर्म हटा देना होता है, तो अगर इसको आपने हटा दिया तो सेम कहानी, सब कुछ सेम इनडिस्टिंग्विशिबल पार्टिकल्स के लिए, अगर आपने इसको रखा तो डिस्टिंग्विशिबल पार्टिकल के लिए। तो अपना जो क्वेश्चन आया हुआ है इसमें इसी तरीके से हमें फॉर्मूला क्या यूज करना है, जो आपका W होगा, जो टोटल माइक्रो स्टेट होंगी वो n फैक्टोरियल, और फिर यहां पर ये पाई बड़ा सा GI की पावर NI अपॉन NI फैक्टोरियल, ठीक है, फैक्टोरियल। तो इसका मतलब क्या हो गया, टोटल पार्टिकल्स कितने हैं अपने पास, टोटल है अपने पास 4 डिस्टिंग्विशिबल पार्टिकल है, तो 4 पार्टिकल्स हो गए, ठीक। इसके बाद पहली स्टेट के लिए देखते हैं, पहली स्टेट में डिजेनरेसी कितनी है, 2, तो यहां पर आ जाएगा इस तरीके से 2 की पावर में कितने पार्टिकल डिस्ट्रीब्यूट करने हैं, 3, तो 2 की पावर 3 डिवाइडेड बाई, इसमें कितने टोटल पार्टिकल आप डिवाइड कर रहे हैं, 3 पार्टिकल डिवाइड कर रहे हैं, तो यहां पर 3 फैक्टोरियल, ठीक। फॉर्मूला फिर से देख लीजिए, यहां पर क्या है, NI है, और यहां पर क्या है, N है, तो टोटल नंबर ऑफ पार्टिकल्स का फैक्टोरियल यहां लेंगे, और इस स्टेट में कितने पार्टिकल डिवाइड हो रहे हैं उनका फैक्टोरियल यहां पर इस तरीके से लेते हैं, ठीक है। तो यहां पर क्या होगा, इसके बाद यहां पर इनटू, क्योंकि 2 स्टेट्स है ना, तो दूसरी स्टेट में कितना है, 1 पार्टिकल है, डिजेनरेसी कितनी है, 3 है, तो GI की वैल्यू कितनी है, 3, और NI की वैल्यू कितनी है, 1, और डिवाइड कितने करेंगे, 1 फैक्टोरियल से, तो 1 फैक्टोरियल का तो मतलब 1 ही हो गया, ठीक, 1 फैक्टोरियल। इसको इस तरीके से सॉल्व करना है, ठीक है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, देखते हैं जरा ध्यान से, 4 फैक्टोरियल कितना होता है, 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1, ठीक है, और इसके अंदर क्या आएगा, 2 की पावर 3, तो 2 इंटू 2 इंटू 2, ठीक है, या 2 इंटू 2 2 4 2 8 हो गया, तो इसको 8 लिख लीजिए। 3 फैक्टोरियल कितना हो गया, 3 इंटू 2 इंटू 1, और 1 फैक्टोरियल तो 1 ही होता है, और इंटू 3 यहां पर भी है, तो 3 टू 1 कैंसिल हो गया, ठीक है। अब इसके बाद देख लीजिए आप यहां से, यहां पर हो गया 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1, 4 पार्टिकल्स ही थे यहां पर, और यहां पर हो जाएगा 12 इंटू 8, तो 12 इंटू 8 कितना हो जाएगा, 12 8 जा 96 होता है, और 12 2 जा 96, और 14 120 24 96, ठीक है, हाँ 96 ही होता है। तो यहाँ पर जो आपका आंसर आएगा, W का नंबर ऑफ माइक्रो स्टेट्स आएंगी वो 98 आ जाएंगी। तो ये क्या है, ये एक नई चीज आपने जो सीखी, अगर आपको ये नहीं पता थी तो फिर तो अच्छी बात है। टोटल कितनी नई चीजें आप इस वीडियो में सीख रहे हैं, मेन चीज वही है कि क्या क्या प्रॉब्लम्स, क्या क्या चीजें आप सीख रहे हो, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, नेक्स्ट दिसंबर 2017 का क्वेश्चन है, कह रहा है टर्म सिंबल फॉर ग्राउंड स्टेट ऑफ अ मेटल आयन इज 3p2, the residual entropy of crystal of salt of metal ion at 0 डिग्री केल्विन। तो रेजिडुअल एंट्रोपी निकालनी है, S इक्वल टू क्या होता है अपना KLNW, S इक्वल टू KLNW होता है, जहां पे W इक्वल टू आपको W की वैल्यू ही निकालनी होती है, रेजिडुअल एंट्रोपी की वैल्यू ही आपको निकालनी होती है। अब देखिए जरा ध्यान से, जब भी आपको टर्म सिंबल दे रखा हो, ठीक है,
तो टर्म सिंबल जो होता है यहाँ पर 3p2, तो ये जो j की वैल्यू होती है इसको अगर आप 2j+1 कर दें, ठीक है, तो यहां से आपको इस टर्म सिंबल से रिलेटेड जो स्टेट है उसकी डिजेनरेसी पता चल जाती है। तो यहाँ पर 2 × 2+1 रखना पड़ेगा आपको, तो यहाँ से इसकी डिजेनरेसी कितनी आ जाएगी, 5 आ जाएगी। तो इसके अंदर, सॉरी डिजेनरेसी नहीं, इसके अंदर जो माइक्रो स्टेट्स हैं, तो नंबर ऑफ माइक्रो स्टेट्स रिलेटेड टू दैट टर्म सिंबल विल बी 2j+1, दैट विल कम 5 here। तो W की जो वैल्यू होगी वो 5 हो जाएगी। तो S = KLN5 हो जाएगा सीधा सीधा, KLN5 दैट इज KBLN5। ठीक है, सिंपल सा। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना क्या, यहाँ पर ये 420 420 दोनों है, ठीक है, दोनों 420 420 है। क्या है, कह रहा फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट, पहली एक्साइटेड स्टेट है जिसका टर्म सिंबल 2p1/2 है, ऑफ फ्लोरीन लाइज एट एनर्जी 420 सेंटीमीटर अबव टू द ग्राउंड स्टेट। इसकी जो एनर्जी है वो 420 सेंटीमीटर इनवर्स अबव है टू द ग्राउंड स्टेट एनर्जी लेवल। ग्राउंड स्टेट एनर्जी लेवल का टर्म सिंबल दे रखा है 2p3/2। तो डीजेनरेसीज निकाल ली जाए या फिर नंबर ऑफ माइक्रो स्टेट्स निकाल ली जाए, वो एक ही बात होती है डीजेनरेसी। तो यहां पर क्या हो जाएगा, 2j+1, तो 2 × 1/2+1 कितना आ जाएगा, बता दीजिए फटाफट, 2। यहां से क्या आ जाएगा, 2 × 3/2+1, तो यहां कितना आ जाएगा, 4। तो यहां पर G1 की वैल्यू कितनी आ गई, 4, और G2 की वैल्यू कितनी आ गई, 2। ठीक है, बस हो गया सॉल्व क्वेश्चन। डेल्टा E की वैल्यू दे ही रखी है। कह रहा द फ्रैक्शन ऑफ फ्लोरीन एटम्स इन द फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट इज क्लोज टू। तो फ्रैक्शन इन फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट क्या होगा, एक्साइटेड स्टेट, तो टोटल जो सेकेंड स्टेट होगी उसके लिए क्या होगा, 2 × e की पावर, तो डेल्टा, इसको 0 मान लेते हैं इसकी एनर्जी, और इसको मान लेते हैं 420 अबव। ठीक है, तो यहां पर e की पावर -420/kT हो जाएगा, डिवाइडेड बाई टोटल पार्टीशन फंक्शन लिखेंगे। टोटल पार्टीशन फंक्शन क्या होगा, पहले के लिए डिजेनरेसी 4 × e की पावर 0 हो जाएगा, ठीक है, प्लस क्योंकि 0 मान लिए, ठीक है। इसके बाद दूसरा क्या हो जाएगा, 2e की पावर -420/kT, और इन्होंने क्या दे रखा है, kBT या kT जो है उसकी वैल्यू 420 दे रखी है। तो 420 420 रखोगे तो ये e की पावर -1, यहां पर भी 2e की पावर -1 हो जाएगा। तो क्या आ जाएगा, 2e की पावर -1 अपॉन 4 + 2e की पावर -1 आ जाएगा। आ रही बात क्लियरली समझ में। तो यहां से क्या हो जाएगा, इसको अगर जरा सही से लिखते हैं यहां पर, ठीक है, तो ये हो जाएगा 2 कॉमन करके कट कर देते हैं, तो e की पावर -1 अपॉन 2 + e की पावर -1। इस तरीके से तो दिया नहीं होगा, e की पावर -1 को नीचे ले आओ, तो नीचे आएगा तो e की पावर +1 हो जाएगा, e की पावर +1 आपस में मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो यहां से क्या आएगा, 1/2e की पावर +1 प्लस e की पावर -1 × +1 e की पावर 0, तो 1 हो जाएगा। तो आंसर आ जाएगा 1/1 + 2e, 1/1 + 2e। आपका ये जो डी आंसर होगा ये करेक्ट हो जाएगा। जून 2017 में आपसे स्टैट का ये क्वेश्चन पूछा गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिए, ये क्वेश्चन भी बढ़िया है। यहां पर आपको क्या है, फर्मियंस, बोसॉन्स और क्लासिकल पार्टिकल्स के बीच का डिफरेंस क्लियरली दिख जाएगा, ठीक है, जो कि सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है स्टैट के क्वेश्चन में करने पर सीधा क्वेश्चन यहीं से आता है। कह रहा है कंसीडर अ सिस्टम ऑफ 3 पार्टिकल्स, ठीक है, 3 पार्टिकल हो गए, अंडरलाइन, विच कैन ऑक्यूपाई एनर्जी लेवल 0 e 2e। तो 3 एनर्जी स्टेट्स भी दे दिए हैं, ठीक है, 3 एनर्जी स्टेट बना लेते हैं यहां पर, ऐसे 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 0। आप लोग भी भाई करते रहिए, ठीक है, सिर्फ वीडियो देखने से काम नहीं चलेगा, ठीक है। सच दैट द टोटल एनर्जी इज 4e। टोटल एनर्जी इस तरीके से रखना है कि टोटल एनर्जी कितनी हो जाए, 4e हो जाए। तो इस केस में क्या करना होता है आपको, इस केस में आपको, ठीक है, कितने पार्टिकल हैं, 3 पार्टिकल हैं, ए बी सी है, करस्पॉन्ड टू, अब देखो ए जो है वो स्पिन हाफ फर्मियंस है, जो बी है वो जो है वो स्पिन 0 बोसॉन्स है, ठीक है, और जो सी है वो है क्लासिकली डिस्टिंग्विशेबल पार्टिकल्स है, ठीक है। तो अब जरा ध्यान समझिए, एक एक के लिए क्या करना है आपको, फिर एंट्रोपी निकालनी है। तो कुल मिला के माइक्रो स्टेट्स ही निकालनी है आपको कि किस सिस्टम की कितनी माइक्रो स्टेट होंगी, इसकी इतनी ज्यादा माइक्रो स्टेट होंगी, उसकी एंट्रोपी उतनी ज्यादा होगी, ठीक है। तो सबसे पहले क्या करते हैं, सबसे पहले वाले को ही सॉल्व करते हैं, स्पिन हाफ फर्मियंस को, और एनर्जी कितनी रखनी है, 4e लानी है। तो स्पिन हाफ फर्मियंस के लिए सॉल्व करते हैं। स्पिन हाफ, अगर स्पिन हाफ फर्मियंस है इसका मतलब है उनकी स्पिन +½ भी हो सकती है, -½ भी हो सकती है, तो इलेक्ट्रॉन के तरीके आप फिल कर लीजिए।
एनर्जी कितनी लानी है, 4 ही लानी है। तो 4 ही लाने के लिए एक तो ये तरीका हो सकता है कि ये अपोजिट स्पिन में रहे इस स्टेट में, ठीक है। और पार्टिकल कितने हैं, 3 पार्टिकल, 3 पार्टिकल है ना, तो एक आपका यहां रह जाएगा, एक स्टेट आपकी ये हो जाएगी। अब देखो जरा ध्यान से, यहां पे एक और इंटरेस्टिंग, ये जो स्पिन हाफ है ना, ये माइनस हाफ में भी हो सकता है, तो यहां पर इसकी एक स्टेट ये भी होगी। वो तो उनकी स्पिन चेंज हो जाने से कोई मतलब फर्क तो पड़ेगा नहीं, क्योंकि प्लस हाफ माइनस हाफ माइनस हाफ प्लस हाफ तो ओवरऑल एक ही रहेगा। लेकिन यहां पर ये 2 स्टेट होंगी इसकी, ठीक है। तो ये 2 स्टेट हुई किसकी, अगर स्पिन हाफ फर्मियोन है। दूसरा कोई तरीका हो सकता है जिससे हम क्या करें, एनर्जी 4e ला सकें। 4e ही बोली हुई है ना, स्क्रीन बहुत पास होती तो दिखता नहीं एक्चुअली, तो 4e हो गया दूसरा, और पार्टिकल 3 ही है। तो दूसरा तरीका क्या हो सकता है कि 2 1 में रख दूं मैं यहां पर, ऐसे 1 2, तो यहां पे 2e हो जाएगा, और 1 यहां रख दो। हाँ, तो यहां पर हो गया आपका यहां पर ये हो गया 0, ये हो गया 2e। तो देखो इसी तरीके से यहां पर ऊपर प्लस हाफ हो सकता है, तो ऊपर माइनस हाफ भी हो सकता है, ठीक है। ये इस तरीके से, तो ये टोटल कितने स्टेट्स हो गए, इतना ही, 2 ही तरीके हो सकते हैं, मतलब टोटल 4 वेज हो सकते हैं। तो 4 वेज पॉसिबल है, ठीक है। तो W की वैल्यू एक तरीके से 4 आ गई, किसके लिए, अगर आप स्पिन हाफ फर्मियॉन्स लेंगे। इसके बाद अगर आप मान लीजिए आपने स्पिन 0 बोसॉन्स लिए हुए हैं, ठीक है, मतलब उनको तो कितना भी कहीं पर भी रख लो और उनकी स्पिन होती नहीं है, तो स्टेट है आपकी 2e, दूसरी है e, और तीसरी है 0। आ रही बात क्लियर समझ में। तो यहां पर हम लोग को कुछ भी ऐसे ही रख लो, इनको ऐसे दिखा दो कि स्पिन नहीं है इनमें, तो आपको कितनी रखनी है, 4e एनर्जी लानी है। तो 4e एनर्जी लाने के लिए एक तरीका ये हो सकता है, और दूसरा तरीका क्या हो सकता है, दूसरा तरीका हो सकता है कि 1 यहां रहे, 2 यहां रहे, और तीसरा यहां रहे। तो बस यही 2 तरीके हो सकते हैं, ठीक है, 4e एनर्जी लाने के लिए। तो बोसॉन्स के लिए जो वेज आपके निकले वो 2 वेज निकले, ठीक। अब तीसरा तरीका क्या है, तीसरा तरीका क्लासिकली डिस्टिंग्विशेबल पार्टिकल्स है। क्लासिकली डिस्टिंग्विशेबल पार्टिकल्स है, तो ए बी सी है। तो ए बी सी के केस में देखो क्या होगा, यहां पर ऐसे 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 0e 2e, ठीक है, 2e। तो यहां पर देखो क्या हो सकता है, एक को ए रखा आपने, इसको रखा बी रखा, तो 3e हो गया, और यहां पे रुको, ऐसे नहीं, ऐसे ऐसे, तो यहां पे मैंने ए बी रख दिया और यहां पे सी रख दिया, ठीक है। और इसके बाद दूसरा एक तरीका हो गया जिसमें मैंने क्या किया, इस तरीके से ऐसे ऐसे 0e 2e, क्योंकि तरीके तो 2 ही हैं, एक बार इसमें 2 रखो और इसमें 1 रखो, एक बार इसमें 2 रखो और नीचे 0 रखो। तो यहां पर ए बी रख दो और यहां पे सी रख दो। अब क्लासिकली डिस्टिंग्विशेबल पार्टिकल्स हैं, देखो जरा ध्यान से, यहां पर सी है ना, तो यहां पर एक बार बी भी हो सकता है, एक बार ए भी हो सकता है, तो यहां पे 3 स्टेट्स हो जाएंगी, एक बार यहां बी, यहां ए सी, एक बार यहां ए, और यहां पर बी सी, ठीक है। नेक्स्ट इस वाले केस में भी इसी तरीके से हो सकता है, कैसे, एक बार यहां सी है तो एक बार यहां बी रहे और यहां एक बार ए रहे, तो यहां पे बी रहेगा तो यहां पे ए सी बचेगा, यहां ए रहेगा तो यहां बी सी रहेगा। तो क्लासिकली डिस्टिंग्विशेबल पार्टिकल के टोटल कितने तरीके हो सकते हैं, 6 वेज हो सकते हैं, 6 वेज, ठीक। तो एंट्रोपी अगर देखोगे तो क्लासिकल वालों की सबसे ज्यादा, उसके बाद स्पिन हाफ फर्मियॉन्स की, क्योंकि इसमें 4 है और सबसे लास्ट में 2। तो यहां पर किसको किसको क्या बता रखा है, जो सी है वो क्लासिकली डिस्टिंग्विशेबल पार्टिकल, तो एससी सबसे ज्यादा होगा, और उसके बाद ए जो है वो फर्मियॉन्स हैं हाफ वाले, तो एससी देन एसए देन एसबी, ये आपका डी आंसर आ जाएगा। क्या हो जाएगा आपका, ये डी आंसर यहां से आ जाएगा। सिंपली था, इसमें हम लोगों ने किसी तरीके का कोई फॉर्मूला कोई मैथमेटिक्स कुछ नहीं लगाई, बस हमें डिफरेंस पता है फर्मियॉन, बोसॉन और क्लासिकल पार्टिकल्स में, तो हमने ये क्वेश्चन आसानी से कर लिया, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या, पार्टीशन फंक्शन ऑफ वन डायमेंशनल हार्मोनिक ऑसिलेटर। तो वन डायमेंशनल हार्मोनिक ऑसिलेटर, जब भी आपसे कोई सिस्टम दे रखा हो, आपको जब भी कोई सिस्टम दे रखा हो, मेरी बात ध्यान से सुनिएगा, तो उसकी एनर्जी का फॉर्मूला आपको पता होना चाहिए। तो एक तो एसएचओ जो होता है सिंपल हार्मोनिक ऑसिलेटर, उसकी एनर्जी का फॉर्मूला आपको पता होना चाहिए, और जो रिजिड रोटर होता है उसकी एनर्जी का फॉर्मूला पता होना चाहिए, ठीक है। इनका सिस्टम डायरेक्टली आपसे दे देता है। तो यहां पर अपने पास वन डायमेंशनल हार्मोनिक ऑसिलेटर है, उसकी एनर्जी का फॉर्मूला होता है n + ½ h न्यू, ठीक है। यहां पर ये आपका न्यू जो होता है ये आपका फ्रीक्वेंसी होती है, ठीक है। तो ये होता है फॉर्मूला, लेकिन इसने क्या रखा है, इक्वी स्पेस्ड लेवल्स विद एनर्जी स्पेसिंग इक्वल टू केबीटी, एनर्जी का गैप भी दे रखा है, पहले से दूसरा, दूसरे से तीसरा, तीसरे से चौथा, ठीक है।
और जीरो ग्राउंड स्टेट एनर्जी बता रखी है। जब जीरो ग्राउंड स्टेट एनर्जी बता दे तो यहां पर एन की वैल्यू क्या होती है? एन की वैल्यू होती है 0 1 2 3 4। ये भी बहुत जरूरी है, अगर 1 2 3 4 से करोगे तो गलत हो जाएगा क्वेश्चन, ठीक है? तो जीरो से स्टार्ट होती है वैल्यू। और जब आपसे जीरो ग्राउंड स्टेट एनर्जी बोल दे, इसका मतलब है एन की वैल्यू जीरो रखने पर, अगर तुम इसमें एन की वैल्यू जीरो रखोगे तो हाफ एच न्यू आएगा, लेकिन वो तो नहीं है, वो तो जीरो बता रहा है। इसका मतलब ये जो हाफ वाला पार्ट है ना, ये मिसिंग है, ये नहीं है यहाँ पे। तो इनके अकॉर्डिंग जो फॉर्मूला होना चाहिए वो एन एच न्यू होना चाहिए, ठीक है? तो यहां पर जीरो, तो जो पहली स्टेट होगी ई जीरो, उसकी वैल्यू कितनी होगी? जीरो होगी, ठीक है? तो यहां पर अब इसका पार्टीशन फंक्शन आपको बनाना है। तो पार्टीशन, ये एनर्जी का फॉर्मूला ये हो गया। तो Q इक्वल टू क्या हो गया? अब किसी की भी डिजेनरेसी तो बता नहीं रखी है, तो डिजेनरेसी से मतलब भी नहीं, हार्मोनिक ऑसिलेटर में होती डिजेनरेसी भी नहीं है आई थिंक। हाँ, तो यहां पर क्या है पहले के लिए, तो डिजेनरेसी वाला टर्म नहीं लिखेंगे, जी वाला टर्म, ठीक है? तो यहां पर ई की पावर माइनस, पहले के लिए तो जीरो हो जाएगा, इनकी वैल्यू जीरो रखोगे तो जीरो, प्लस दूसरे के लिए ई की पावर माइनस क्या होता है? देखो यहां पे माइनस लगाना पड़ता है, पहले बात ध्यान रखेंगे। और पहले स्टेट की एनर्जी कितनी होगी? तो ई की वैल्यू 2 रख दोगे तो 2 एच न्यू हो जाएगी। तो सॉरी, ई की एन की वैल्यू 1 रखोगे ना, तो 1 रखोगे तो एच न्यू बाई के टी, तो माइनस एच न्यू बाई के टी, प्लस ई की पावर सेकेंड वाली जो एनर्जी की स्टेट होगी, एनर्जी की वैल्यू होगी, वो क्या होगी? 2 एच न्यू अपॉन के टी, एन की वैल्यू 2 रखेंगे तो माइनस 2 एच न्यू अपॉन के टी, ठीक? इसी तरीके से प्लस ई की पावर माइनस 3 एच न्यू बाई के टी, ठीक? एंड सो ऑन। अब इन्होंने क्या बता रखा है आपको कि जो एनर्जी स्पेसिंग है ना वो केबीटी के इक्वल है, मतलब एच न्यू इक्वल टू केबीटी है, केबीटी है। कैसे? क्योंकि देखो पहली स्टेट की वैल्यू एनर्जी कितनी है? जीरो, इनके अकॉर्डिंग जीरो ग्राउंड स्टेट एनर्जी है, इस वजह से तो पहले के लिए एच न्यू है और दूसरे के लिए 2 एच न्यू है। ये तो हमें पता ही है, 3 एच न्यू है, ये तो हमें पता ही है इस फॉर्मूले से ही। लेकिन इनके बीच का जो गैप है वो कितना है? हर बार एच न्यू है ना गैप, हर बार गैप जो है वो एच न्यू है एज पर फॉर्मूला, और एज पर द क्वेश्चन एच न्यू की वैल्यू केबीटी दे रखी है, इनकी वैल्यू। तो एच न्यू इक्वल टू के टी करोगे, एच न्यू इक्वल टू के टी करोगे तो ये कट हो जाएगा। तो ये जो फॉर्मूला बनेगा ये क्या हो जाएगा? 1 प्लस ई की पावर माइनस 1 प्लस ई की पावर माइनस 2 प्लस ई की पावर माइनस 3, ये बन जाएगी सीरीज, ठीक है? और इसका जो आंसर होता है वो होता है 1 अपॉन 1 माइनस ई की पावर माइनस 1, ठीक है? तो 1 अपॉन 1 की पावर ई की पावर माइनस 1, क्वेश्चन को ध्यान में रखते हुए सॉल्व करेंगे तो यहां हो जाएगा 1 अपॉन 1 माइनस 1 अपॉन ई, तो ये आएगा ई माइनस 1 और नीचे से ऊपर चला जाएगा तो ई अपॉन ई माइनस 1, ई अपॉन ई माइनस 1 आपका क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा ये। अगर आपने यहां पर थोड़ी सी भी क्या कहते हैं वो नहीं बढ़ती, क्या कहते हैं मतलब ध्यान नहीं दिया थोड़ा सा भी अगर आपने, तो प्रॉब्लम क्या हो जाएगी? आप यहां पर n प्लस हाफ एच न्यू ले सकते हो, यहां से पूरी गड़बड़ी हो जाएगी। प्लस n की वैल्यू अगर आप 1 से स्टार्ट करोगे तो क्वेश्चन यहां से शुरू होगा, और क्वेश्चन यहां से शुरू होगा तो यहां से शुरू होगा। फिर इस सीरीज का में आप क्या करोगे? ये वाली सीरीज बनाने के लिए ई की पावर माइनस 1 बाहर लोगे, और फिर यहाँ पे ई की पावर माइनस 1 हमेशा रहेगा, लास्ट में 1 अपॉन ई यहाँ रहेगा, तो ई से ई कट जाएगा, 1 अपॉन ई माइनस 1 लगा सकते हो आप, ठीक है? अगर आपने किसी ने क्वेश्चन की प्रैक्टिस करी होगी तो वो यहां पर आ सकता है, ठीक है? तो इसलिए ये गलतियां नहीं करनी है जब हम लोग क्वेश्चन कर रहे हैं, ठीक है? तो ये क्वेश्चन देखिए जरा, CSIR ने दिसंबर 2016 में आया था केमिकल साइंस में। कह रहा है इफ द एनर्जी ऑफ अ बेयर प्रोटॉन अलाइन अलोंग एंड अगेंस्ट एन एक्सटर्नल स्टैटिक, एक मिनट थोड़ा लाइट्स, ये लाइट बंद कर देता हूं। हाँ, तो कोई बेयर प्रोटॉन है, अगर वो किसी एक्सटर्नल स्टैटिक मैग्नेटिक फील्ड बीजेड के अलोंग और अगेंस्ट हो, तो जो उसकी एनर्जीज होती हैं वो क्या होती हैं? माइनस एच गामा बीजेड बाई 2 एंड प्लस एच गामा बीजेड बाई 2 रेस्पेक्टिवली। कह रहा था रेशियो ऑफ प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग द प्रोटॉन अलोंग एंड अगेंस्ट द मैग्नेटिक फील्ड इज, ठीक है? तो कुल मिला के 2 स्टेट्स हैं एक बेयर प्रोटॉन की, ठीक है? एक स्टेट क्या है? एक स्टेट है किसकी? एक देखो ये 2 स्टेट हैं, एक जब वो अलोंग है और दूसरा जब वो अगेंस्ट है मैग्नेटिक फील्ड के। जब वो अलोंग है तो एनर्जी की वैल्यू माइनस एच कट गामा बीजेड डिवाइडेड बाई 2 है, और जब अगेंस्ट है, ठीक है, तो अगेंस्ट में, अलोंग है अगेंस्ट, हाँ अगेंस्ट में प्लस एच कट गामा
Bz/2। तो ये एनर्जीज की वैल्यू दी हुई है कुल मिला के, ठीक है ना, कोई मतलब डीजेनरेसी ना कुछ, ये दो स्टेट का सिस्टम है। और प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग द पार्टिकल को किस किस के अलोंग, अलोंग एंड अगेंस्ट। तो ऊपर अलोंग वाले को रखना है, नीचे अगेंस्ट वाले को रखना है। तो वही प्रोबेबिलिटी P अलोंग अपॉन P अगेंस्ट, ये क्या हो जाएगा, यही अलोंग वाले के लिए e की पावर, क्योंकि डिजेनरेसी है नहीं तो देखो यहां माइनस लगाना है, जरूरी है यहां पे माइनस। अब यही है, मैं कह रहा हूं छोटी छोटी गलतियां होती जब क्वेश्चन प्रैक्टिस करने बैठोगे तब। अभी आपके लिए मैं सॉल्व कर रहा था एक क्वेश्चन, तो मैंने सीधा यहां पे क्या ले लिया, माइनस h कट गामा Bz/2 ले लिया, ठीक है। और kT है तो एनर्जी की वैल्यू रखी और डिवाइड कर दिया kT से, ठीक है। तो गलती क्या हो गई कि माइनस लगाना था ना आपको पहले से ही, तो इसका माइनस उसका माइनस में कंफ्यूज होगा, तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। और डिवाइडेड बाई e की पावर, यहां पर प्लस है और फिर माइनस तो लगाना ही है, तो यहां पर माइनस ही रहेगा, h कट गामा Bz/2। समझ रहे हो, क्योंकि जब रेशियो निकालोगे ना आप, तो रेशियो जो होता है वो प्रोबेबिलिटी होती है एक तरीके से, ठीक है। फ्रैक्शन जब निकालते हो तो फ्रैक्शन भी प्रोबेबिलिटी एक तरीके से होती है। तो उसमें डिवाइडेड बाई टोटल पार्टीशन फंक्शन, नीचे वाले में डिवाइडेड बाई टोटल पार्टीशन फंक्शन आपस में क्या हो जाएंगे, कैंसिल आउट हो जाएंगे। तो इसलिए यहां पर वाला पार्ट कैंसिल हो जाएगा, ये ऊपर जाएगा तो प्लस हो जाएगा, प्लस हो जाएगा तो e की पावर प्लस h कट गामा Bz/2 kT। और इसी में फिर से इसी को ऐड करोगे तो 1/2 है ना एक तरीके से, तो ये 1/2 वाला टर्म कैंसिल हो जाएगा, ऊपर भी 2 आ जाएगा, नीचे भी 2 आ जाएगा, और 2 क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा, और ये बचेगा इतना। तो दिस विल बी योर रेशियो, ठीक है, h न्यू Bz/kT, e की पावर h कट गामा Bz/kBT। बस डी आंसर हो गया। तो देख रहे हैं आप, कभी कभी क्वेश्चन ऐसे आते हैं जो बहुत आसान होते हैं, जिनको मिस नहीं करना होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिए, कह रहा था वेट ऑफ कॉन्फ़िगरेशन ऑफ 2 अप एंड 3 डाउन स्पिन इन अ सिस्टम विथ 5 स्पिन हाफ पार्टिकल्स आर। तो आपसे क्या कह रहा है कि एक स्टेट है, उसमें क्या है कि 2 की जो स्पिन है वो अप है और 3 की जो स्पिन है वो क्या है, नीचे है, ठीक है। सिस्टम में क्या करना है, विथ डाउन स्पिन इन अ सिस्टम विथ 5 स्पिन हाफ पार्टिकल्स। तो 5 पार्टिकल्स है, उनको इस तरीके से अरेंज करना है। तो इनका वेट मतलब इसके कितने तरीके हो सकते हैं, ठीक है। तो देखो जरा ध्यान से, यहां पर क्या है आपके पास, ये टोटल 5 पार्टिकल मान लीजिए आप इनको, क्योंकि ये कॉन्फ़िगरेशन इनको ऐसे ही रखना है और इसके इनमें कुछ छेड़छाड़ नहीं करनी है, इनको ऐसे ही रहना है। तो ये 5 अलग अलग पार्टिकल्स हैं। 5 पार्टिकल को एक साथ रीअरेंज करने के कितने तरीके हो सकते हैं, कितने तरीके हो सकते हैं, तो 5 फैक्टोरियल। 5 पार्टिकल्स को आपस में कितनी तरीके से आपस में कंबाइन किया जा सकता है, कॉम्बिनेशन, तो 5 तरीके हो सकते हैं, ठीक है। इसके बाद दूसरा, अब अगर उनमें से मान लो 2 एक टाइप के हो, 3 एक टाइप के हो, तो क्या करना पड़ता है, डिवाइड करना पड़ता है प्रोबेबिलिटी में। तो 2 ये अप वाले एक तरीके के मान लेते हैं और डाउन वाले एक तरीके के मान लेते हैं, ठीक। तो ये हो जाएगा टोटल कॉम्बिनेशंस कितने बन सकते हैं इन 5 पार्टिकल्स के, जो इस तरीके से अरेंज करने हैं आपको, ठीक है। तो यहां पर आपसे क्या हो जाएगा, ये ऊपर जाएगा 5 × 4 × 3 × 2 × 1, और नीचे क्या हो जाएगा 2 × 1 इंटू यहां पे क्या हो जाएगा 3 × 2 × 1। तो 3 × 2 × 1, 3 × 2 × 1 कैंसिल, 5 4 जा 20 डिवाइडेड बाई 2, तो 10 आ जाएगा आंसर। क्या आ जाएगा, 10 आ जाएगा। तो ये सिर्फ और सिर्फ आपके एप्टीट्यूड का सवाल है एक तरीके से, अगर आप समझ पाए सवाल को, ठीक है। कॉन्फ़िगरेशन है जिसमें 2 अप है और 3 डाउन है, और स्पिन की वैल्यू हाफ दे रखी है, तो स्पिन हाफ पार्टिकल है इसीलिए अप और डाउन है। वेट पूछ रहा है कि ऐसे कितने कॉम्बिनेशन हो सकते हैं। अब एक बात समझो, अगर इनको आपस में, क्योंकि इनके अगर 10 तरीके हैं, इसका मतलब है कि पहला स्पिन हाफ हो, दूसरा स्पिन डाउन हो, तीसरा स्पिन हाफ हो, तीसरा हो, इसका मतलब है उनका जो सेटलमेंट है, जो कॉम्बिनेशन है, उसको यहां पर कंसीडर करना पड़ रहा है। तो कॉम्बिनेशन कभी कंसीडर करने वाले क्वेश्चन नहीं होते हैं, लेकिन यहां पर और कुछ हो ही नहीं सकता है, एक ही तरीका है, उसमें ही कितने अलग अलग कॉम्बिनेशन हो सकते हैं, ये आपसे पूछ रहा है। तो इसका मतलब क्या हो गया कि 5 पार्टिकल को अरेंज करने के कितने तरीके हो सकते हैं, तो 5 फैक्टोरियल होता है। 10 पार्टिकल्स को कितनी तरीके से आपस में डिस्ट्रीब्यूट किया जा सकता है, तो 10 फैक्टोरियल।
अगर उनमें से 2 एक टाइप के हो, 3 एक टाइप के हो, 5 एक टाइप के हो, तो 10 फैक्टोरियल अपॉन 2 फैक्टोरियल इंटू 3 फैक्टोरियल इंटू 5 फैक्टोरियल। तो ये थोड़ी सी मैथमेटिक्स है जो बार बार यूज होती रहती है स्टैट में, जिस वजह से थोड़ी सी प्रॉब्लम आप लोगों को होती है, मैं समझता हूं। जून 2016 में क्वेश्चन आपसे पूछा गया था। क्वेश्चन में क्या कह रहा है, 15 पार्टिकल्स हैं, तो सब में काउंट करो सबसे पहले, सब में 15 है कि नहीं है। 4 एनर्जी लेवल्स हैं। कह रहा है हीट इज गिवन टू द सिस्टम एंड नो वर्क इज डन। नो वर्क इज डन इसका मतलब है सिस्टम को सिर्फ और सिर्फ हीट दे दी गई है, और हीट क्या करेगी, पार्टिकल्स को एक्साइट करेगी। और पार्टिकल को एक्साइट करेगी तो सबसे पहले कौन से पार्टिकल एक्साइट होना प्रेफर करेंगे, जो कि ग्राउंड स्टेट में होंगे, ठीक है, क्योंकि एक्साइटेड स्टेट वाला ही ऊपर नहीं जाएगा। बोल्ट्जमैन डिस्ट्रीब्यूशन के अकॉर्डिंग अगर आप सिस्टम को हीट एनर्जी देते हैं तो ग्राउंड स्टेट के जो पार्टिकल्स होते हैं वो एक्साइट हो जाते हैं, ठीक है। तो इसमें से कौन सा मोस्ट स्टेट हो सकती है, फाइनल स्टेट मोस्ट प्रोबेबल कौन सी हो सकती है। देखिए नीचे यहां पर 7 पार्टिकल्स हैं, यहां पर 4 है, यहां पर 3 है और यहां पर 1 है। तो बोल्ट्जमैन डिस्ट्रीब्यूशन के अकॉर्डिंग सबसे पहले ग्राउंड स्टेट के पार्टिकल्स को एक्साइट होना चाहिए। तो किस किस में ग्राउंड के एक्साइट हो रहे हैं, एक तो इसमें ग्राउंड का एक्साइट हो रहा है, यहां से एक इलेक्ट्रॉन एक्साइट होके इस स्टेट में चला जा रहा है, ग्राउंड से फर्स्ट में चला जा रहा है, सही बात है, ठीक है। इसके बाद इसमें क्या हो रहा है, इसमें 2 पार्टिकल एक्साइट हो रहे हैं, और दोनों के दोनों कहां जा रहे हैं, नहीं 3 पार्टिकल एक्साइट हो रहे हैं। तो 2 तो यहां जा रहे हैं और एक जा रहा है यहां पे, ठीक है। तीसरा क्या है, तीसरे वाले केस में यहां पर सब कुछ सही है, पूरे के 7 पार्टिकल ही हैं, और यहां पर क्या है, यहां पर 4 पार्टिकल ही हैं, यहां पे तो कोई फर्क ही नहीं पड़ा, नहीं तो ऐसा नहीं होगा। इसमें क्या है कि नीचे 6 पार्टिकल हैं, और 6 में से क्या हुआ, एक एक्साइट होकर सीधा थर्ड स्टेट में जाके चला गया है। तो इनमें से अगर बात प्रेफर करी जाए तो सबसे जो मोस्ट प्रोबेबल स्टेट हो सकती है वो ये वाली हो सकती है कि एक पार्टिकल ग्राउंड स्टेट से फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट में एक्साइट होकर चला गया, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन अब आप ये कहिए कि 3 पार्टिकल ग्राउंड स्टेट से एक्साइट हो गए हैं, ठीक है, तो वो गड़बड़ है। और इसमें क्या है, यहां पर ये वाला पार्टिकल भी एक्साइट हुआ है आई थिंक, या फिर ये ऐसे लिखा ही इस तरीके से गया है, ठीक है। तो इस केस में क्या है, यहां से थर्ड में जाने की जगह सेकंड में जाना मोस्ट, मतलब कौन ज्यादा सिग्निफिकेंट है। अब ऐसा बिल्कुल सच क्लियर कट आंसर नहीं हो सकता इसका, लेकिन मोस्ट एक्सेप्टेबल आंसर कौन सा होगा जिसमें एक ग्राउंड स्टेट का पार्टिकल पहली स्टेट में एक्साइट हो गया है। 3 भी वाला आप ये भी कह सकते हो कि इसको भी कंसीडर किया जा सकता है, इसको भी कंसीडर किया जा सकता है, लेकिन इन तीनों में से मोस्ट करेक्ट कौन सा हो सकता है, तो इसकी प्रोबेबिलिटी ज्यादा है। बस यही है मैक्सवेल डिस्ट्रीब्यूशन के अकॉर्डिंग एक्साइटेशन, ठीक है। अब इसके बाद देखो सिंगल पार्टिकल ट्रांजिशनल पार्टीशन फंक्शन है, ठीक है। तो वही क्यू ट्रांस है, ठीक है, और क्यू ट्रांस इक्वल टू क्या होता है, वी अपॉन लैम्डा क्यूब, या जो भी कहिए इसको, ये उसी को बोल रहे हैं, क्या कह रहे हैं, फिक्स्ड वॉल्यूम के लिए डिपेंड्स ऑन द डी ब्रॉगली वेवलेंथ। तो ये जो है ये डी ब्रॉगली वेवलेंथ, यही है डी ब्रॉगली वेवलेंथ, या जिसे थर्मल डी ब्रॉगली वेवलेंथ या फिर थर्मल वेवलेंथ जिसको कहते हैं। तो ये क्यू ट्रांस उसके प्रोपोर्शनल होता है, तो उसकी जो पावर n है उसकी वैल्यू कितनी होगी, तो -3 होगी, -3। तो यहां पर n की वैल्यू -3, बस सीधा ये फॉर्मूला ही पूछ रहा है आपसे, ठीक है। तो क्यू ट्रांजिशनल अगर लैम्डा के प्रोपोर्शनल है तो लैम्डा की पावर अगर n है तो n की वैल्यू -3 होगी, ये आंसर है इसका। अगला क्वेश्चन देख लीजिए, कह रहा था वाइब्रेशनल फ्रीक्वेंसी ऑफ अ होमोन्यूक्लियर डायटोमिक मॉलिक्यूल। होमोन्यूक्लियर डायटोमिक मॉलिक्यूल की वाइब्रेशनल फ्रीक्वेंसी की बात हो रही है, ठीक है। तो सिंपल हार्मोनिक ऑसिलेटर ही है एक तरीके से, ठीक है, वाइब्रेशन हो रहा है वहां पर। तो टेम्परेचर एट विच पॉपुलेशन ऑफ फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट विल बी हाफ दैट ऑफ द ग्राउंड स्टेट, ठीक है। तो क्या कह रहा है आपसे, वही देखिए जरा ध्यान से, कह रहा है n1 अपॉन n0 की वैल्यू जब होगी क्या हो जाएगी, कि द पॉपुलेशन ऑफ फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट की जो पॉपुलेशन है वो ग्राउंड स्टेट की हाफ हो। मतलब n1 इक्वल टू क्या है, n0/2। तो n0/2 और यहां पे n0 इसका मतलब है 1/2। तो इसकी वैल्यू उसने दे दी है, रेशियो की वैल्यू n1 अपॉन n0 की वैल्यू उसने आपको दे दी है 1/2। और इसका फॉर्मूला आपको पता है, जब रेशियो 2 स्टेट्स का निकालना होता है। तो यहां पर क्या है, आपका वाइब्रेशनल पार्टीशन फंक्शन है, 0 ग्राउंड स्टेट एनर्जी तो बोला नहीं है, विल बी हाफ ऑफ दैट ऑफ ग्राउंड स्टेट एनर्जी, ठीक है, ये सब बोला गया है, ठीक है। तो यहां पर आपको नॉर्मली हार्मोनिक ऑसिलेटर के लिए जो ई की वैल्यू है वो n+12 h लेनी है, और ग्राउंड स्टेट के लिए n की वैल्यू 0 और फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट के लिए n की वैल्यू 1 ले लेनी है, ठीक है।
तो यहां पर e की पावर माइनस पहली वाली स्टेट के लिए n की वैल्यू 1 रखोगे तो 3 एच न्यू बाई के टी हो जाएगा, 3 एच न्यू अपॉन 2 के टी। ठीक, और इस वाले केस में हो जाएगा e की पावर माइनस हाफ या फिर एच न्यू अपॉन 2 के टी, एच न्यू अपॉन 2 के टी। ठीक, टेम्परेचर आपको निकाल के बताना है, टेम्परेचर ही पूछ रहा है। ठीक है, तो 1/2 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, जरा ध्यान से देखिए, इसको ऊपर ले चलते हैं, ऊपर ले चलेंगे तो आएगा e की पावर, ये हो जाएगा एच न्यू अपॉन 2 के टी माइनस 3 एच न्यू अपॉन 2 के टी। ठीक, इन दोनों का आपस में एलसीएम हो जाएगा पावर्स में, तो 2 के टी और एच न्यू अपॉन, तो ये -2 हो जाएगा, -2 एच न्यू अपॉन 2 के टी। ठीक है, तो यहाँ आएगा -2 एच न्यू अपॉन 2 के टी, तो 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा। अब ln नेचुरल लॉग ले लेते हैं, तो यहाँ पे आ जाएगा डायरेक्टली -ln2, ln 1/2 की जगह -ln2 लिख दे रहा हूं मैं, और यहाँ पर इसकी पावर आगे आ जाएगी, तो एच न्यू अपॉन के टी माइनस एच न्यू अपॉन के टी आगे आ जाएगा, और ln e की वैल्यू 1 हो जाएगी, माइनस से माइनस कैंसिल हो जाएगा, टेम्परेचर की वैल्यू आपको निकालनी है, तो ये क्या हो गया, यहां से के टी इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, एच न्यू अपॉन ln2, तो t की वैल्यू क्या आ जाएगी, एच न्यू अपॉन के ln2। ये आपका टेम्परेचर आ जाएगा। इस टेम्परेचर पर जो रेशियो होगा फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट से ग्राउंड स्टेट के पार्टिकल्स का, वो इस तरीके से होगा जैसा क्वेश्चन में बोला गया है। तो क्या है, एच न्यू अपॉन ln2 अपॉन के, नहीं, एच न्यू अपॉन, कहां पर लिखा हुआ है, एच न्यू ln2, यहां पर एच न्यू अपॉन ln2 के बी। ठीक है, तो यही बी आंसर ही है, यहाँ पर लिखा नहीं सही है, यहाँ से डॉट लगाना पड़ेगा। ठीक है, तो दिस इज द करेक्ट आंसर बी, बस वो सही से लिखा नहीं है, के बी ln2 लिख लेना चाहिए तो सही समझ में आ जाएगा सही से। ठीक है, तो ये सिनेरियो है आपका। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, एच न्यू अपॉन के ln2 हम लोगों ने निकाल ली, यही आपसे पूछा था इस क्वेश्चन में। ओके, चलिए नेक्स्ट देख लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे क्या कह रहा है, अब ये एक पॉइंट का क्वेश्चन है, मतलब इसको आप ध्यान रख सकते हैं, एक बार पूछ लिया गया है तो दोबारा भी पूछ सकता है, कोई बड़ी बात नहीं है। कह रहा है कि अगर हम लोग कोई एक सिस्टम है इस तरीके से, ऐसे 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 ऐसे, ठीक है, इसकी एनर्जी 0 है, इसकी E है, इसकी 2E है, इसकी 3E है, इसकी 4E है, इसकी 5E है। अब हम क्या कर रहे हैं, इस सिस्टम की एनर्जी को थोड़ा सा शिफ्ट कर दें, मतलब पहले स्टेट की एनर्जी मान लीजिए E हो जाए, दूसरे की 2E हो जाए, तीसरे की 3E हो जाए, चौथे की 4E हो जाए, पांचवें की 5E हो जाए, और छठे की 6E हो जाए। तो इसका मतलब है ये वाला जो सिस्टम है, ये सिस्टम ई एनर्जी से ऊपर की तरफ शिफ्ट कर दिया गया है, यही तो मतलब हुआ। तो यही शिफ्टिंग यहां पर ये बोल रहा है। अगर इसके अकॉर्डिंग इसका पार्टीशन फंक्शन निकालेंगे Q, तो वो अलग निकल कर आएगा, और इसका जो पार्टीशन फंक्शन निकालेंगे वो Q डैश, वो अलग निकल कर आएगा। ठीक है, तो उससे किन किन प्रॉपर्टीज में डिफरेंस आएगा अगर ये शिफ्ट किया जाए। तो कह रहा है थ्रू अ कांस्टेंट शिफ्ट ऑफ एनर्जी अ सिस्टम चेंजेस द पार्टीशन फंक्शन। ठीक है, पार्टीशन फंक्शन तो चेंज हो जाता है, जो कि मैंने आपको बता दिया। ठीक है, द प्रॉपर्टीज दैट डू नॉट चेंज, तो क्या क्या नहीं चेंज होता है, तो देखो एंट्रोपी और हीट कैपेसिटी चेंज नहीं होती है, एंट्रोपी और हीट कैपेसिटी चेंज नहीं होगी, क्योंकि एंट्रोपी में डिसऑर्डरनेस का मतलब होता है, माइक्रोस्टेट का मतलब होता है, वो चेंज नहीं होंगी, और हीट कैपेसिटी भी आपकी चेंज नहीं होगी, हीट कैपेसिटी सिस्टम की चेंज नहीं होगी। ठीक है, बाकी एवरेज एनर्जी चेंज हो जाएगी। ठीक है, सिस्टम की एवरेज, क्योंकि एनर्जी ही शिफ्ट कर दे रहे हो तो एवरेज एनर्जी तो चेंज हो जाएगी ना। तो एवरेज एनर्जी तो चेंज नहीं हो, मतलब चेंज हो जाएगी, तो आपको पता ही है, ये बात तो 100% हम लोग बिलीव कर सकते हैं। तो एवरेज एनर्जी इसमें भी है तो ये भी गलत, इसमें भी है तो ये भी गलत, इसमें भी है तो ये भी गलत। तो इसलिए ऑप्शन भी ऐसा है जिसमें आप थोड़ा सा दिमाग लगाएंगे अपना तो वो सॉल्व किया जा सकता है। आपको ये बात नहीं भी पता है, बट आपको एवरेज एनर्जी तो चेंज हो जाएगी ना, ये बात तो पता है ना, तो फिर आप इस क्वेश्चन को कर सकते हैं। ठीक है, तो ये हो गए आपके दिसंबर 2015 तक के आपके क्वेश्चन। अब आप दिसंबर 2024 का जून 2024 का पेपर दीजिए जाकर। इसके अलावा अब जितने मैक्सिमम टू मैक्सिमम क्वेश्चन हम लोगों ने कर लिए हैं, इसके अलावा और भी बहुत सारे क्वेश्चन करा रखे हैं, कराए हुए हैं मैथकेम क्लासेस के इस यूट्यूब चैनल पर मैंने। तो देखो, अब अगर मैं इसको और कराऊंगा तो अभी 2-3 घंटे का और सोल्यूशन चल सकता है, क्योंकि जून 2011 तक जाना है। तो जितने मेन कॉन्सेप्ट्स हैं वो मैंने आपको इस वीडियो में करा दिए हैं। इसके अलावा जो आगे का PYQ सोल्यूशन है वो मैथकेम क्लासेस के कोर्सेस में ही आपको मिलेगा। बट आप क्या कर सकते हो, एक जो फिजिकल केमिस्ट्री की वीडियो मैंने दिखाई है मैथकेम क्लासेस के यूट्यूब चैनल पर, वो तो अभी बंद हो गया, तो
एक तो फिजिकल केमिस्ट्री की वन शॉट वीडियो में स्टैट पढ़ाई हुई, वहां से आप देख लेना। दूसरा स्टैट की जो जीरो टू हीरो प्लेलिस्ट में आपको रिवीजन क्लास दिखी है वो और देख लेना। वरना जितने टाइप ऑफ क्वेश्चन हो सकते हैं वो सारे टाइप ऑफ क्वेश्चन मैंने आपको ढूंढ ढांड के इसमें करा दिए हैं। इसके अलावा 2-4 और बचे हैं जिसमें थीटा वाइब्रेशनल और थीटा रोटेशनल से रिलेटेड क्वेश्चंस हैं, तो उनको मैंने जीरो टू हीरो प्लेलिस्ट में जो वन शॉट रिवीजन क्लास है प्लस जो फिजिकल की वन शॉट वीडियो डाली गई है जो मैंने अभी स्टार्टिंग में दिखाई थी उसमें ऑलरेडी डिस्कस कर रखा है, इसलिए उसके क्वेश्चन मैंने इसमें नहीं इंक्लूड किए हुए हैं। आगे की पीवाईक्यू बैंक मैथकेम के कोर्स में बाकी आपको जितने मेन टाइप क्वेश्चन हो सकते थे सारे मैंने आपको करा दिए हैं। आप क्वेश्चन प्रैक्टिस करिए और टेस्ट दीजिए, और अगले 10 दिन जितने भी बचे हैं आपके एग्जाम के लिए ऑल द बेस्ट आपको आपके CSIR नेट केमिकल साइंस के एग्जाम के लिए, ठीक है। और ध्यान रखिएगा जो मैंने अभी आपको स्टार्टिंग बताया था कि R2 बैचेस स्टार्ट हो रहे हैं मैथकेम क्लासेस के, तो उन्हें आप जरूर देखिएगा जाकर, डेमो क्लासेस देख लीजिएगा जाकर। अगर आपको इस वाले एग्जाम में लग रहा है कि नहीं हो पाएगा और अगर आपको लग रहा है कि दिसंबर वाला देना चाहिए, ठीक है, तो आप अभी देख सकते हैं या फिर बाद में भी दे सकते हैं, एग्जाम के बाद भी कोर्सेज को आप देख सकते हैं, ठीक है। सो अभी इतना ही रखते हैं इस वीडियो में, नेक्स्ट क्लास में मिलेंगे, तब तक के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद।